अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? भाई मुझे आप लोगों से एक बड़ा शिकवा है, हम कानों पड़ी हर आवाज़ पर यस कह देते हैं, यकीन कर लेते हैं। आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि कुछ भी चीज़ हमारे सामने अगर आ जाए, बजाय ये कि हम थोड़ी सी अपनी अकल लड़ा लिया करें, हम फ़ौरन ही मनोअन उस पे कहते हैं हाँ भाई, यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये जैसे जैसे कहा गया ना ऐसे ही होगा। आप देखा करें हमारी ये व्हाट्सएप पे कितनी तो खबरें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खौफ और हरास फैलाने के लिए होती हैं। आपको कोविड का टाइम याद नहीं है? कोविड के टाइम में पता नहीं क्या कुछ आता था। उसके बाद फिर जब ये वैक्सीनेशन आई कोविड की, तो उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ था कि पता नहीं इंसान 2 साल के बाद बांदर बन जाएगा। पता नहीं मतलब कौन था भाई जो ऐसी बातें बनाता था, लेकिन ऐसी बातें बनती थी और लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे। भाई थोड़ा सा चेक कर लें ये कौन सी स्टडीज़ है जो ऐसी बातें कर रही है, लेकिन हम नहीं माने। अभी आप देखिए पिछले दिनों स्पेसिफिकली आए कि जी प्रेडिक्शन आ गई है कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है। अच्छा, अब सब लोग परेशान हो गए। मेरी बड़ी बहन खुद बाहर रहती है, वो मुझे मैसेजेस करे कि ये दुआएं पढ़ो मदिहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, क्या होगा, ये आ रहा है कि ज़लज़ला आ रहा है, बहुत सीवियर किस्म का होगा। तो मैंने कहा बहन पहली बात है कि जाके ज़रा सर्च करो, ये जो ज़लज़ले यानी प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। हाँ, हो सकता है कि कोई शख्स जो कि सितारों की चाल पढ़ने वाला, वो हमें बता दे कि भी इस साल कोई आफत आने वाली है और उसमें हो सकता है ज़लज़ला भी हो जाए। लेकिन साइंस अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर सकी। हम पानी में आने वाले तूफ़ान का बता सकते हैं, पर हम ज़लज़ले का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लोगों में बड़ा खौफ रास। फिर उसके बाद जी मैं अपनी टीम से भी ये बात करी थी, मैं फरीहा से बात करी थी। मैंने कहा भाई हमारी टीम मेंबर है, मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब साइंस इतनी आगे गई ही नहीं कि ज़लज़ले का बता सके, और उतनी देर में टीवी पे आ गया जी कि नेपाल में ज़लज़ला आया। खैर पहले तो दुआएं उन तमाम थे, जैसे पहले मोरक्को में भी हमने देखा, और दुआएं उन तमाम थे जगहों के लिए जहाँ पर ये ज़लज़ला आया है। और बड़ी अगर उसकी शिद्दत देखें तो उसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा ज़लज़ले के हवाले से बात भी करें। हाँ, पहले हम ज़लज़ले के हवाले से बात कर लें, तो उसके बाद एक और बहुत ही क्यूट खबर है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। सरदार साहब पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास आजकल व्हाट्सएप पे ख़बरों का जो है वो तूफ़ान आया हुआ था और ऐसी पेशगोइयों का हम देखते हैं अंबार लगा हुआ था कि जी ज़लज़ला आने वाला है, पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है। क्या आप तक भी ऐसी कोई चीज़ें आई थी और वाकई कोई ज़लज़ला आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है? बस जी व्हाट्सएप के थ्रू ही हम भी देख रहे थे कि वो एक डच साइंटिस्ट हैं जो जिनकी एक कोई लैब है, सोलर सिस्टम ज्योमेट्री, इस तरह के अर्थ ज्योमेट्री, इस तरह की कोई उनकी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब है। तो उनकी एक थ्योरी है। अब देखें उनकी थ्योरी से बाकी कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो एग्री नहीं करते, इसलिए कि ज़लज़ला ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी आप एडवांस में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कब आएगा, कहाँ आएगा और कितनी शिद्दत का आएगा। ये तो बता सकते हैं कि वो तो मतलब पिछला जो प्रीवियस डाटा है और स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च है, उसकी बुनियाद पे ये तो एक तरह से डिफाइंड है, तय है कि जी फ़लाँ जगह ज़्यादा वल्नरेबल है, फ़लाँ जगह ज़्यादा प्रोन है ज़लज़ले के लिए, वहाँ ज़्यादा कभी भी शदीद ज़लज़ला आ सकता है। जैसे कि ऐसी जगह जो कि फॉल्ट लाइन पर है। देखिए पाकिस्तान में इसका बाकायदा मैपिंग की हुई है, हमारे डिपार्टमेंट ने भी की है, और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के जियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, सिस्मोलॉजिकल सेक्शंस हैं, उन सब ने की हुई है। और उसमें ये जो चमन फॉल्ट लाइन है, यानी बलूचिस्तान के कल्लात और खुजदार वगैरह से होती हुई ऊपर कोयटा, फिर चमन, फिर आगे काबुल और होती होती कोई हिंदुकश तक फैल जाती है। ये कोई 850-900 लंबी फॉल्ट लाइन है। फिर ये ऊपर जाकर नॉर्दर्न एरियाज़ में घूम के उधर हिमालय की तरफ इस तरह से ऐसे कर्व सी बनती है इसकी ना, और हिमालयन रेंज, और वही हिमालय वाली जो कल आप बता रही थी नेपाल में जो ज़लज़ला आया, तो वो उस फॉल्ट लाइन का, यानी जो दूसरी फॉल्ट लाइन है उस तरफ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो उसमें आया है। तो ये तो ऐसा फिनोमेना है कि हो सकता है ये जो लोग जो हैं ये स्पेसिफिकली हमें टाइमलाइन दे रहे थे और बता देते कि जी अगले 48 घंटे में, ये कितना गलत है?
देखें अल्लाह का शुक्र है वो तो 48 घंटे तो गुजर ही गए, मेरे ख्याल में अब तो 72 घंटे गुजर गए उनकी बात कहे हुए बात को, तो उसमें तो नहीं आया। तो इसमें देखिए जी जी, इसमें यह है कि प्रिडिक्शंस प्रिसाइसली नहीं की जा सकती। हो सकता है खुदा न खास्ता मेरी और आपकी बात हो रही है तो अगले लम्हे किसी जगह में आ जाए सिलसिला, हो सकता है 5 साल बाद भी आ जाए, बिल्कुल 10 साल बाद भी ना आए, इसका कोई टाइम नहीं दिया जा सकता इसका। अलबत्ता ये ज़रूर है जी कि इस एरिया में यानी चमन फॉल्ट लाइन पर आपको याद होगा कि 1935 में कोयटा में एक बहुत शदीद ज़लज़ला आया था जिससे 30,000 से ज़्यादा लोग लुकमा अजल बन गए। सरदार साहब हम मेरे पैदा होने से कुछ देर पहले की बात नहीं बता रहे 1935 की जी जी, तो ये अपने भी पैदा होने से अब इसका एक तरह से ना जो रिटर्न जी जी बिल्कुल, हमारे पैदा होने से भी कोई 35-40 साल पहले की बात है ये तो ये मैं कहना ये चाह रहा था कि यानी उस वक्त इतना ज़लज़ला इतनी शिद्दत का आया था, तो एक लिहाज से जो स्टडीज़ होती है ना, वो रिसर्च जो बताती है वो ये कि अब 80-100 साल का पीरियड जब गुजर जाता है, इतना बड़ा ज़लज़ला किसी जगह पे आए हुए, तो उसका एक तरह से रिटर्न पीरियड ड्यू हो जाता है, तो कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम नहीं दिया जा सकता कि 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद। लेकिन ना वैसे मेरा ना आपसे एक एतराज़ है सरदार साहब, नाराज़ी भी है कि जब ऐसी किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन आती है, ऐसी जब कोई भी प्रेडिक्शन आती है, तो क्यों नहीं हम देखते कि आपके डिपार्टमेंट से कोई तरदीद फ़ौरन आ जाए और एक आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जानी चाहिए कि भाई ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों में जो क्योस फैले ना वो ख़त्म हो। सरदार साहब आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही सरदार साहब कि जब भी ऐसी कोई अफवाह आती है, व्हाट्सएप पे खबर आती है कि जी अगले 48 घंटों में ज़लज़ला आने वाला है पाकिस्तान में, और इस तरह की फिर बहुत सारी खबरें पर हम देखते हैं कि अंबार लग जाता है, तो आप लोग इदारे की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आती, कि ये तरदीद क्यों नहीं होती इसकी कि भाई ये गलत खबर है ये? आई बिलीव मेरा जो राब्ता है ना वो सरदार साहब से मुनक़ता हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच जी। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और मैं तो उनसे ये भी जानना चाहती थी, भाई मुझे बताएं कि कराची में सर्दियाँ कब शुरू होंगी। यकीन माने पूरी ज़िंदगी में सर्दियाँ शुरू होने का मुझे कभी भी इतना शिद्दत से इंतज़ार नहीं रहा जितना अब है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जी ये गर्मी ख़त्म हो, ये AC चलना कम हो और बिजली के बिल हमारे कम आए। बिजली के बिल ने हमारी नींदें उड़ा दी, भाई क्या करें। और अभी जो पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई थी वो भी इतनी नहीं हुई थी कि बंदा कहे कि वाह भी 80 आ गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ से जिसको देख के मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, वो थी जी माहिरा खान की पिक्चर्स, और वो थी उनकी शादी की पिक्चर्स। बताया गया था, पहले भी बात हुई थी कि वो सितंबर में शादी करने जा रही हैं, और उसके बाद हमने देखा कि एकदम से जी परसों रात को माहिरा खान की जो है पहले उनके भाई ने और उसके बाद जो उनकी मैनेजर हैं उन्होंने एक वीडियो पिक्चर्स एक पहले पिक्चर अपलोड की, फिर उन्होंने वीडियो अपलोड की, और वो वीडियो देख के बस क्या मैं बोलूँ कि वो बड़ी बड़ी खूबसूरत वीडियो थी, और बड़े डिफरेंट वो जो वेज में वो ना स्टीरियोटाइप थ्रू ब्रेक करी थी। एक चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगी, हमारे यहाँ कहते हैं मर्द रोता नहीं है, जब मर्द खुश हो, मर्द वल्नरेबल होता है, मर्द रो सकता है। जो जिस तरह से उनके हस्बैंड जो है वो रो रहे थे वो बहुत क्यूट लग रहा था, वो इमोशनल आंसर थे। फिर जब निकाह के वक्त में माहिरा अपने बेटे के साथ बैठी हुई, वो बहुत प्यारा मोमेंट था, और उनके भाई और उनके बेटे जब वो उनको लेकर आ रहे थे, when they were walking her down the aisle, वो भी बड़ी प्यारी, मैं कहती हूँ कि एक अच्छी एक अच्छा मोमेंट था कि हम उसको देख के हम इतने खुश हो रहे थे। तो सोचे कि जिसका वो इवेंट था उसके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उसकी ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले में जहाँ पर उसका बाप, उसके भाई, उसका शरीक हो। तो माहिरा खान और सलीम के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। ये बड़ा खूबसूरत जो है ये आगाज़ अपनी इतनी खूबसूरत लाइफ का करने जा रही हैं, तो अल्लाह पाक उनके बहुत प्यारे नसीब करे, उनके बेटे की बहुत नसीब करे, और ये कपल जो है हम इसको देखें फलता फूलता भी देखें। आज है जी आज के टॉपिक पर, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी कुछ उन फाइन एक्ट्रेसेस को, कुछ फाइन आर्टिस्ट को, कि जिनको हम टेलीविज़न पे तो देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त काम करें, उनको इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि वो कितनी ज़बरदस्त उनकी रील्स भी आ रही होती हैं, वो ड्रामास में उनको देख रहे हैं वो बड़ा प्यारा रो रही हैं, वो रोई जा रही हैं।
कभी उनको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा करी जा रही है, कोई वो वैम के किरदार में तो वो वैम का किरदार अदा करी जा रही हैं, कुछ बड़ी प्यारी सी बहन बन के या कुछ शरारती कैरेक्टर बन के आ रही हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं रोल निभाते हुए। उसके बाद हम इनको इंस्टाग्राम पे भी देख रहे होते हैं, हम इनको टिकटॉक पे भी देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया की स्टेटमेंट्स भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो असल लाइफ में देखें हमें लग रहा होता है हमारी जो सोशल मीडिया की लाइफ है ना, शायद यही वो है जो कि हम हैं। ऐसा नहीं होता, हम थोड़े मुख्तलिफ भी होते हैं। तो ज़रा आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे, उनको सेलिब्रेट भी करेंगे। तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 1 दहाई से ज़्यादा, जो मैं सबसे पहले जिन आर्टिस्ट को बुलाने जा रही हूँ उनको 1 दहाई से ज़्यादा हो गया है, वो काम कर रही हैं। उन्होंने मॉडलिंग की, मॉडलिंग के बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की और बड़े अच्छे तरीके से अभी आजकल उनको आप देख भी रहे हैं टेलीविज़न पे कि किस तरीके से वो बड़े खूबसूरत किरदार निभा रही हैं और आपको वो मजबूर कर देती हैं कि आप जो है ना उनके जो किरदार हैं आप उन पर यकीन कर लें। तो हमारी जो आज की पहली आर्टिस्ट हैं जनाब, बड़ी ही खूबसूरत। वैसे आज मेरी तीनों की तीनों आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत है, तो मैं आपसे ये बोलूँगी आज सारी की सारी खूबसूरत आर्टिस्ट है, लेकिन जो मेरी पहली आर्टिस्ट आ रही है मेरे साथ वो है दिया मुगल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं दिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। आइए दिया बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू। नहीं, इतना मुझे लगता है कि ये भी खैर कुछ भी नहीं था, क्योंकि जितना काम किया है तो ये भी बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर आपका काम सराहा जाए तो एक एक्टर को अंदर से जो सुकून मिलता है ना, उफ। और एक आर्टिस्ट को स्पेशली इसको होता है कि हाँ भी जो मैं कर रही हूँ वो डिलीवर हो रहा है, वो कन्वे हो रहा है। एग्जैक्टली, यस। मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है। अच्छा दिया तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, हमारी जो नेक्स्ट हैं बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं और एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो बहुत ही कमाल की होस्ट भी हैं, बहुत ही प्यारी शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज इतना मजा आ रहा है, आज मेरे शो में लंबी लड़कियां। आई नो मैं यही देख रही थी। आज का दिन था कि मैं आज हील्स पहन सकती थी, पर आज मैंने जी हील नहीं पहनी, आज मैं गुस्सा पहन कर आ गई। मैंने कहा हील्स के बगैर भी बहुत लंबी लग रही है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अब मत हील्स पहन कर आया करें ना, तो मैं कहती यार कपड़ों का जस नहीं आती, कपड़ों की वो ग्रेस ही नहीं आती जब तक आप हील ना पहने। हमारी जो आज की तीसरी आर्टिस्ट है वो बड़ी चुलबली, हम उनको अक्सर देख रहे होते हैं उनके इंस्टाग्राम पे जो उनकी रील्स आ रही होती हैं, उसको देख के आइडिया हो रहा होता है कि जी वो बहुत ही कुछ चुलबुली उनका कैरेक्टर है असल लाइफ में भी, और बिल्कुल उनको देख के नहीं लगता कि भाई ये तो एक माँ भी माशाल्लाह से जो है वो बन चुकी हैं। कंधों पे इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस फैमिली से आ रही है उनकी वालदा बहुत बड़ी पाकिस्तान की आर्टिस्ट हैं, भाई भी इनके ज़बरदस्त एक्टर है और माशाल्लाह से भाभी भी। तो जो हमारी आज की जो तीसरी जो आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वो राबिया कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आई थिंक जो लंबी लड़की वाली स्टेटमेंट थी अब आपको वापस लेनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि आज देखिए राबिया भी आज खुद से पहन कर आई है। हाँ जी, अच्छा मैंने हील्स निकाली थी, हील्स निकाली में मैंने कहा यार खुद से ज्यादा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल भी यही है तो यही पहन के चलते हैं। हाँ, वैसे कभी कभी दिल करता है कि आप खुद से पहने, अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करें जी वो कपड़ों के साथ ना वो ग्रेस हल्की से आप हील पहन लें तो थोड़ा आपको लगता है कि हाँ ड्रेसअप है, प्रॉपर हो गया सब। अच्छा मुझे ये बताएं शमीन कि आप जो है मैं किस तरह से मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि आप साथ साथ होस्टिंग भी कर रही हैं। अच्छा होस्टिंग में तो होता है ना कि आपकी एक शिफ्ट होती है, आप गए इतने घंटे आपके लगे, आपने शो रिकॉर्ड करा आप आ गए, अगर आप लाइव कर रहे हो तो फिर प्रॉपर शिफ्ट होते हैं, देन फिर एक्टिंग है, सुबह के 10 बजे गए हुए रात के 10 बजे आना, तो ये कैसे मैनेज करती है? एक्चुअली जो कि जैसे कि आपने कहा होस्टिंग और मेरा जो है एवरीडे वाला फीचर नहीं है, जैसे कि आपको तो रोज काम पे आना है ना, मेरा वंस अ वीक फीचर है। और जो मेरे होस्ट हैं बेसिकली जिनका वो शो है ही कम्स फ्रॉम इस्लामाबाद, तो इसमें मैं बहुत लकी हो गई क्योंकि एवरी 6 वीक्स ही फ्लाइज डाउन टू कराची एंड वी शूट फॉर 3 डेज ओनली, जिसमें हम अपने 6 से 7 शोज कर लेते हैं। तो वो तो 3 दिन एवरी 6-7 वीक्स में जैसे 3 दिन निकालने होते हैं, दैट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। As far as acting is concerned, because I have a daughter also, you know, school going age है, अभी मैं उसे स्कूल ड्रॉप कर आई हूँ, तो उसके लिए मुझे ये मैनेज करना पड़ता है। I make sure that at a time I only do one project, क्योंकि प्रोजेक्ट में फिर ये होता है ना कि you're not working 30 days a month, आपको स्पेल्स होते हैं 10 दिन के, 12 दिन के, महीने के, तो वो फिर इजीली मैनेज हो जाता है कि अगर मैं 10 to 10 शूट पे हूँ ड्रामे के, तो फिर मेरे पास 15 दिन है जिसमें मैं घर पे स्पेंड कर रही हूँ, जिसमें मैं उसके असाइनमेंट्स भी देख रही हूँ, उसकी टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ मैं मैनेज कर लेती हूँ, घर की ग्रोसरी
चीज़ भी, क्योंकि व्हेन वी आर ऑन सेट, व्हेन वी आर ऑन शूट, हमें नहीं टाइम मिलता किसी टाइम नहीं, और हम सोच भी नहीं सकते टाइम निकालने। बिल्कुल, हमारी टाइमिंग इतनी मुश्किल होती है, सोच भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाय द टाइम वी गेट बैक होम रात को हम कितना भी प्लान करके जाएं, ड्रेन्ड होते हैं। और ना ही बच्चों के पास उस वक्त टाइम होता है। स्कूल गोइंग है तो उनके तो सोने का। How old is your daughter? She is माशाल्लाह से turning 14 now. 14 this month. Yes. माशाल्लाह तो फिर और grown up. और ग्रोन अप, लेकिन इनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, बिकॉज स्पेशली जो टीन एज में जब जाके जो फिर आपको अटेंशन चाहिए होती है ना माँ की। अच्छा, ये मेरा सवाल सबसे रहता है कि वो वाली एज कब आएगी जब टेंशन खत्म हो जाएगी? तो मेरी अम्मी ने यही जवाब दिया, बेटा वो एज कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जब बड़े होंगे तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी हर एज के हिसाब से उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, आपका बेबी जो है वो राबिया, वो कितना बड़ा हो गया? वो 2 साल का है अभी। 2 साल का हो तो मैं राबिया अभी तो उसको अभी तो आपको मजे आने शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल। अभी तो पता चलेगा। मैं वही टाइम का इंतजार कर रही हूँ जब स्कूल शुरू होगा और मुझे भी 6-7 बजे उठने का प्रेशर लेना पड़ेगा, और शूट पे मैं भी चिल्ला रही हूँ कि मुझे 6 बजे उठना है, जल्दी छोड़ो। उसको स्कूल वैसे कब शुरू होगा? अभी स्कूल 2.5 के बाद इंशाल्लाह आने वाला वो टाइम। जी आने वाला है। अच्छा, मेरा भी वो 1.5 साल का, लेकिन आपको पता है यहाँ पे कोई सिस्टम भी ऐसा, तो वो स्कूल जाता है जी। लेकिन वो ये जो आप जैसे आपने कहा ना कि आप छोड़ कर आई हैं, तो मेरा तो ये मसला है कि मैं तो ड्रॉप ही नहीं कर आ सकती, बिकॉज मेरा शो है। बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, यहाँ पे मेरे साथ टीम में और बहुत सी ऐसी मैं देखती लड़कियां हैं कि जिनकी बेबीज हैं, वो बस सुबह सिर्फ ड्रॉप करके आ जाती है, फिर जो पिक करना होता है वो फिर बाकी घर वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये मुझे आप बताएं कि वैसे राबिया कितना, जब आपने काम शुरू किया था, मैं जरा आपको पीछे ले जाती हूँ, आप सबको जरा पीछे लेके जाऊंगी। बैठी हुई आपको हिप्नोटाइज हो रहे हैं, पीछे चलते हैं, भूल चुके हैं, सब याद कराएंगे, चलो पीछे। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया था तो क्या उस वक्त ज़हन में था? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली देखा है कि जो बड़े आर्टिस्ट के बच्चे होते हैं ना, जी उन पे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। एक तो ये कि माँ बाप का वो कहते हैं सर भी फखर से बुलंद करना होता है, बिल्कुल उनको बताना होता है कि मैं सही कर रही हूँ। दूसरा, लोगों को भी बताना होता है कि हाँ भी मैं इसकी बेटी हूँ तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी, मैं और अपनी और फैजान भाई की अगर बात करें तो हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम किसी को ना बताएं। अपना इंट्रोडक्शन एज अम्मी के बच्चे, परवीन अकबर साहिबा के बच्चे हम ना करें। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम सेट्स पे गए हैं और हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। जितने भी को एक्टर्स हैं, बड़े नाम हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बाय द टाइम जब पता चलना शुरू हुआ है किसी और के थ्रू कि आपको पता है कि परवीन आपा की बेटी है, आपको पता है परवीन आपा का बेटा है, तो लोग कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता था, या हमें तो, अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अब तो चलो बहुत लोगों को पता चल गया। लेकिन यस, ये चीज़, ये प्रेशर भी होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी लगी थी शुरू में, क्योंकि अम्मी ने जितना काम माशाल्लाह कर लिया और जितना इज्जत के साथ अपना नाम बना लिया, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंटर करते हुए इस इंडस्ट्री में बहुत डर लगा था मुझे कि बस अल्लाह मियां सब खैर रखे और कोई गलत बात किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी, किसी भी तरह की, ना काम के हवाले से, ना प्रोफेशनल होने के हवाले से, और एक्टिंग के हवाले से तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बेंचमार्क अम्मी ने माशाल्लाह सेट कर दिया है उस तक पहुंचना तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन उससे थोड़ा सा एब्सोल्युटली कि आपके पास एक रोल मॉडल घर में ही उसको देखने के लिए। बिल्कुल। तो आपने स्टार्ट कैसे किया था? पहला आपको ऑडिशन आपको याद हो? यस, इट वॉज सडन, कोई प्लान नहीं था। मैं सिर्फ बिकॉज मैंने फैशन से स्टार्ट किया, तो आई जस्ट डिड अ वन शूट। और उसके बाद एक टाइम आया था जब पंजाब में लॉन के शूट्स बहुत ज़्यादा होते थे। जी। मतलब वो ढूंढ रहे होते थे कि नए नए फेसेस, नई नई लड़कियाँ कहाँ से आएंगी, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद वो शूट घूमते घूमते खावर रियाज के पास पहुँच गया था। वैसे भाई खावर भाई को सलाम, खावर भाई ने बड़े जबरदस्त फेसेस इंट्रोड्यूस कराए। तो फिर वहाँ से मुझे कॉल आया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, मेरा मेकओवर किया, एंड देन बस फिर जस्ट स्टार्ट, फिर फैशन शूट्स, कमर्शियल्स, ये सब चीज़ें चलती रही। फिर जब मैं कराची आई, से इजाज़त मिल गई थी दिया? फैमिली के लिहाज से आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स की तरफ से या भाइयों की तरफ से या पूरे फैमिली की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं करना। इनफैक्ट ये वाला था कि कुछ करना है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लड़कियों के ऊपर। अब वो नहीं है कि बस देखते रहेंगे कि फादर है, भाई है या शौहर है, अपना आपका होना चाहिए, वो प्रेशर नहीं था। लेकिन हाँ, जब कराची आए और यहाँ पे क्योंकि काम ज़्यादा है, वो एक डिसीजन बड़ा टफ था। फैमिली से मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि अलग रहूँगी, अकेले रहूँगी, बिकॉज हमारी जॉइंट फैमिली है। अब
वो फैमिली के लिए बहुत बड़ा था कि अकेली लड़की को वहाँ भेज देंगे, खानदान कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें वो निकलती हैं कि अकेले लड़की को कैसे आप भेज देंगे। तो वो थोड़ा सा टफ था उसके लिहाज से, मतलब वो डिसीजन लेते लेते इट टेक्स टाइम, करते करते कि अच्छा प्लान करते करते वो मुझे टाइम लगा। बट आफ्टर दैट जब आप यहाँ आ गए, काम किया, फैमिली देखती है और अब सब बहुत खुश होते हैं। सतिया, जब आए तो उसके बाद कोई स्ट्रगल पीरियड आपने उसमें देखा? क्योंकि जब आप वैसे भी एक शहर से आप दूसरे शहर आते हैं और आपको रोज काम नहीं मिल रहा होता, नहीं मिलता। आपने जो अपार्टमेंट लेना है, आपने उसका किराया भी देना है, सब चीजें चलानी है। और स्पेशली दूसरे शहर से जब लड़की आती है, सिंगल लेडी, उसको अपार्टमेंट मिलने में बड़ी मुश्किल होती है। तो वो सारे फेजेस बिल्कुल मैंने देखे, मैंने स्ट्रगल भी किया, प्रोडक्शन हाउसेस में जाके ऑडिशंस भी दिए, वेट भी किया, मतलब 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 15 दिन नहीं है आपके पास काम और फैमिली भी नहीं है, और एक पूरी जॉइंट फैमिली से जो लड़की निकल के आती है, इट्स वेरी टफ। मतलब मैं पूरा दिन होता था, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था, अकेले हूँ कैसे खाऊं, कोई साथ ही नहीं है। तो वो टाइम देखा, ऑफ कोर्स देखा, बट और पीछे से कॉल भी आ रही थी, हाँ कुछ काम मिला, हाँ क्या कर रही हो, हाँ क्या कर रही हो, शुरू में तो क्या हुआ, एग्जैक्टली यस। और शुरू में तो ये होता था, अच्छा नहीं हो रहा, आ जाओ। मैं कहती थी अम्मी अगर आ जाऊंगी तो कैसे, इनको होगा कि ये तो फौरन चली जाती है, बिकॉज यहाँ कराची में रह के ये भी दिखाना कि हाँ अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं अवेलेबल हूँ। एग्जैक्टली, तो वो एक टफ टाइम था। यही रीजन है जो लाहौर से बहुत सारे एक्टर्स यहाँ शिफ्ट हो गए। तो वो मतलब मेरे पास काम नहीं भी है, बट आई हैव टू स्टे। मैं अकेली हूँ बट मुझे रहना है। और शुरू पे ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग डेज थे, पैसों की भी थोड़ी कमी थी, आई कांट अफोर्ड द मेड, तो वो घर भी सारा खुद देखना, चीजें करना, बड़ी आकर निकलती है वैसे जब अकेले काम करते हैं, ये सारे नखरे निकल गए। यस, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान हम अपने ज़रा बहुत ही म्यूचुअल जो हमारी कंसर्न्स हैं हम उस पर बात करना शुरू हो गए थे, क्योंकि भाई यहाँ पे 3 माएँ भी मौजूद हैं, फिर आगे से बच्चे भी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम अभी से इतना परेशान हो गए हैं। बच्चों को नहीं पता पढ़ाई एग्जैक्टली होती क्या, लेकिन हम अभी से ना हो गए कि हाँ भाई अच्छे स्कूल उनके होने चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रगल के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती, उनको लग रहा होता है क्योंकि हमारी एक जो सोशल मीडिया की लाइफ इतनी ज़बरदस्त होती है, हम घूम रहे होते हैं, हम ज़बरदस्त जगहों पे खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, तो लोगों को लग रहा होता है यार इनकी ज़िंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं होती होगी, इनको क्या बीमारियाँ लगनी हैं, ये तो फलानी जगह खाना खाते हैं, इतना जबरदस्त खाना खाते हैं, ये तो जिम कर रहे होते हैं। जब सोशल मीडिया नहीं भी था तब भी एक्टर्स को लेके तो ये परसेप्शन होता था कि इनकी लाइफ तो बेस्ट है, और ग्लैमरस लाइफ है, ग्लैमरस लाइफ है, इनको क्या करना है, इनको क्या टेंशन है। तो ये परसेप्शन तो हम सोशल मीडिया से पहले का भी था, और ये अब सोशल मीडिया ने और ऐड कर दिया, क्योंकि हम जाहिर है सबसे अच्छी चीजें ही दिखा रहे होते हैं और हम सब इस गुनाह में बराबर, क्योंकि समहाउ पहले तो प्राइवेसी थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एंड इट्स पार्ट ऑफ द जॉब नाउ। अच्छा, ये राबिया की सोशल मीडिया पे जो भी, इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट होती है, जो भी रील होती है, वो बड़ी वायरल हो जाती है। राबिया, क्या इसके पीछे फॉर्मूला, मुझे ये तो बताया जाए। मैं बस कोशिश करती हूँ वो चीज़ करने की जो नेचुरली आती है। आई डोंट ट्राई टू फेक एनीथिंग। अगर मुझे डांस का शौक है तो मैं डांस करती हुई नजर आऊंगी, अगर मुझे फोटोशूट का दिल कर रहा है तो मैं फोटोशूट करती हुई नजर आऊंगी। आई डोंट फेक थिंग्स। तो आई थिंक वही शायद मेरी ऑडियंस को अच्छा लगता है। और उस पर, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारी रील्स पे ट्रैफिक नहीं आता, और जो लगता है कि ये अच्छी जाएगी वो नहीं जाती। सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल ऑल्सो एट टाइम्स, जस्ट लाइक शोज। कुछ शोज आपको लग रहे होते हैं, कुछ ड्रामास आपको ऐसे लग रहे होते हैं, आपको लगता है कि भाई जबरदस्त, क्या कमाल मैसेज है, क्या सीन किया मैं, क्या ट्रू, और वो बिल्कुल कहीं नहीं आता। ऐसे ही कभी कभार ऐसा होता है कि आप घर में होते हैं, टाइम होता है, तो आप कोई ऐसा भी स्क्रिप्ट पकड़ लेते हैं जो कि आपको नहीं लग रहा होता कितना एक्सेप्शनल होगा, और वो इतना हिट होता है, वो कैरेक्टर, यू नो, इट्स अ सरप्राइज कि हाँ नहीं, नॉट ओनली कैरेक्टर बट एवरीथिंग जस्ट कम्स टुगेदर एंड इट हैपेंस एंड इट वर्क्स फॉर यू। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी पिछले दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त एक ड्रामा हिट हुआ, तो मैं उसमें, उसके एक्टर्स भी हमारे पास आए, तो मैं सबसे पूछती थी कि भी आपको पता था ड्रामा इतना हिट हो जाएगा? तो कहते हैं कि हमें तो पता ही था, हमने वैसे ड्रामा कहते हैं, मैं बेबी बाजी की बात करूँ, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था
कि बस ये एकदम से हिट हो गया, वो ऐसी कोई स्टोरी भी ऐसी नहीं थी कि जो ना हुई हो, लेकिन समहाउ वो आपकी ऑडियंस को वो क्लिक कर जाती है, और ये प्रेडिक्ट कनेक्ट कर कर ही जाती नहीं है। सकते कि क्या क्लिक करेगा और क्या नहीं करेगा। ये जल्दले वाली बात है, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल सी है, क्या हिट करा दे और क्या फ्लॉप करा दे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं जो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि यार कि तो हमने देखना है, और वो आके कब गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा राबिया, एक चीज़ जो मैंने आपकी चीज़ों आपकी पोस्ट में और आपकी रील्स में डिफरेंट देखी, वो ये कि जब आपकी डांस की आती थी और आपको जैसे शौक था आपके साथ आप एक और एक्ट्रेस भी होती थी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना समहाउ ऑफ कोर्स बिकॉज जो हमारी कल्चर वाली ये ना इतना वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन जब आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से क्या है यार, आप पाकिस्तान के जो गाने हैं आप उन पे करे, मिली नगमे जो बड़े खूबसूरत गाने, उन पे भी आप करी परफॉर्म कर रही थी दोनों, तो आप लोगों को पहला उसका फीडबैक कैसे आया था? हम लोगों ने जब ये चीज़ शुरू की थी ना, जब हमने सोचा था इसके बारे में, हम उसी वक्त से प्रिपेयर हो गए थे। जब बात मैंने भी बहुत जगह बोली है, सरा ने भी, और असल में भी ऐसे हुआ था कि हमें पता था कि बैकलैश आना है और तैयार रहो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट और देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन हमने प्री प्रोडक्शन कह लें या पहले से जो हमारी तैयारी थी, हमारे कपड़ों पे, हमारे प्रॉपर कपड़ों पे और स्टेप्स पे हम बाकायदा इस सोच के साथ काम करते थे कि ये एक्सेप्टेबल हो। सो फिर आपने से कहा ना कि बड़ी आकड़ जो है वो खत्म होती। सबसे पहले जो अगर याद हो कि कौन सी बात पे जो कहते हैं सही आपकी आकड़ आपने करनी, मुझे उसको साइड पे रखना पड़ेगा? खाने पे, बिकॉज मैं घर में बहुत नखरा करती थी खाने पे। जो दिल चाह रहा है वही खाना है, वो नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगी। आई वॉज दैट मच स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी होती थी। घर में खुद कुछ कभी नहीं पकाया था? नहीं, अम्मी? नहीं, हाँ अम्मी बनाती थी, बड़ी सिस्टर वो बना लेती थी। खुद ऐसे मुझे कुकिंग मतलब पता था, लेकिन बनाना नहीं आता था, वो मेथड पता था, लेकिन नखरे बहुत होते थे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और जो अगर बोल दिया मुंह से, ये नहीं सोचना कि वो कितनी देर में आएगा, कब आएगा, बस नहीं खाना, वो ये वाला नखरा होता था। चाहे पूरा दिन गुजर जाए, नहीं खाऊंगी। और यहाँ आके लिटरली मतलब आप जब सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपके पास एक दिन का रखा हुआ भी है, वो भी गर्म करके खाया है। तो खाने का नखरा तो बिल्कुल निकल गया है। जो चीज़ें नहीं भी खाती थी वो भी सब खाना शुरू कर दी। बट अकेले रहना ऑफ कोर्स टफ है, दूसरे शहर में रहना टफ है। आप जब फैमिली से दूर होते हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट शहर या मुल्क, आप दूरी होती है। तो वो आप बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। और जो फैमिली का ब्रॉटअप होता है, जो शुरू पे अम्मा की सख्तियां लग रही होती हैं, वो आपको लगता है वो एक्चुअली सही थी, वो आज काम आ रही है, वो काम आ रही। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसा कभी हो कि कभी घर से आपने पैसे मंगवाए हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या फिर घर वालों कहती नहीं जबरदस्त A1? नहीं, घर से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मंगाए नहीं कभी। हाँ, टफ टाइम आया भी चीज़ें, हाँ, लेकिन वो घर से कभी नहीं मंगाए। खुद ही बर्दाश्त किया, खुद ही सफ़र किया। जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था उनको कट डाउन किया कि अच्छा जब चेक आएगा तब ये चीज़ कर लेंगे, तब मैनेज कर लेंगे, तो वो चीज़ की। लेकिन घर से नहीं मंगाया, घर वालों को नहीं प्रेशर दिया कि अभी पैसों की ज़रूरत है, अभी काम नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं किया। घर जाना लेट कर दिया, जैसे आप दूसरे शहर में काम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं घर नहीं गई, 2 महीने नहीं गई, 3 महीने नहीं गई। वो पैसे जमा कर लिए, सेव कर लिए कि पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें कर लूँ, बाद में चली जाऊँगी। और अम्मी को ये बताया कि प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑडिशन है, कमिटमेंट्स है, अभी नहीं आ सकती। तो ये टाइम मैंने उसको इस तरह से कवर अप किया। हाँ, ये बहुत सिर्फ है। हम स्पेसिफिकली लड़कों की स्ट्रगल के वाले से बात करते हैं, जो लड़कियाँ हैं दूसरे शहरों से आके बसती हैं, उनकी बड़ी स्ट्रगल होती है। अच्छा शमीन, हाउ डिड यू स्टार्ट? अच्छा, एक्चुअली एक्टिंग का बचपन से शौक था, टू द पॉइंट वेयर आई हैड एक्चुअली चोजन ड्रामा एज माई O लेवल सब्जेक्ट ऑल्सो। पूरा उस पर एग्ज़ाम दिया, पढ़ा, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान आने के आई थिंक 1.5 साल बाद ही, 1.5-2 साल बाद मेरी शादी हो गई। आई वॉज वेरी यंग। और एक्टिंग का कभी सोचा इसलिए नहीं था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली शाय। हालांकि शौक बहुत था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ इस तरह से जाके, बिकॉज आई डेंट थिंक आई हैव द कॉन्फिडेंस। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब शादी हो जाती है, आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर लाइफ में कभी कभार ऐसे स्ट्रगलिंग फेजेस आते हैं जिनमें आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। यू हैव नो अदर चॉइस बट टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और मेरी लाइफ में भी वो ऐसा टाइम आया जिसमें मैंने ये सोचा कि अब ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया है कि जो ड्रीम्स थी वो उनको अब फुलफिल किया जाए। अगर फुलफिल नहीं भी होती है, जब कंफर्ट जोन से निकली थी, जब मेरी सेपरेशन हुई एंड व्हेन आई केम बैक टू माय पेरेंट्स हाउस, उस वक्त
क्योंकि वी आर 5 sisters, आई एम द यंगेस्ट ऑफ 5 daughters माशाल्लाह। तो उस पे आई डिडंट वांट टू बर्डन माय पेरेंट्स, क्योंकि यू नो उनकी भी एज ऐसी थी, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, यू नो व्हाटएवर दे हैड वाज इनफ फॉर देम। आई डिडंट वांट टू कम बैक होम एंड से अब आप मेरा भी ख्याल रखें। तो आई न्यू दैट आई हैड टू डू समथिंग अगेन। आपको होता है ना कि माँ बाप ने ऑलरेडी मतलब सब बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो निभाई है, अब फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डालें? ऐसे टाइम पे तो आप लोगों को मतलब बच्चों को अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए ना, रादर देन एडिंग टू इट। तो मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करूँगी, जो भी करना है आई हैव टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ, आई हैव टू स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet, चाहे जितना भी इसमें मुझे टाइम लगे। तो फिर यही हुआ कि चलो क्या करना है, अब कुछ तो करना है, ज़िंदगी में कभी नहीं काम किया था। तो मैंने सोचा फिर जिस चीज़ का शौक है उसी को क्यों ना मैं परसू करूं, रादर देन कि इस लाइन में उस लाइन में मैं ट्राई करूं। बहुत ऑप्शंस थे हालांकि उस वक्त भी, टीचिंग का जैसे सबसे पहले एक ऑप्शन होता है हमारे मुल्क में, स्पेशली इफ़ यू नो अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो लोग यही सजेस्ट करते हैं कि तुम टीचिंग की जॉब कर लो, या फिर थोड़ा बहुत यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डिजाइनिंग क्लोथ्स आल्सो, तो पीपल सजेस्टेड कि तुम कपड़ों की डिजाइनिंग करो। बट आई थॉट कि क्यों मैं वो काम क्यों करूं जिसमें मैं इतना एंजॉय नहीं करती, वो सिर्फ मेरे लिए एक कॉम्प्रोमाइज है, मैं वो काम में क्यों ना ट्राई करूं जिसका मेरा हमेशा से जिसको मुझे शौक था। एंड देन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं दुबई गई जब ये मेरा वो टाइम गुजरा था, स्ट्रगलिंग फेज था, मैं एक बहुत ही डिप्रेसिंग यू नो डिप्रेसिव मोड से गुजर रही थी। तो माय सिस्टर हु लिव्स इन दुबई शी कॉल्ड मी, शी सेड अवार्ड्स हो रहे हैं तुम आ जाओ। तो मैं गई और वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हुई नीना काशिफ से और हरीम से, एंड इट जस्ट हैपेंड, दे कॉल्ड मी इन फॉर एन ऑडिशन, और ऑडिशन के फौरन बाद दे साइन मी फॉर 2 projects। तो इस तरीके से मैं एक्टिंग में आई, लेकिन आने के बाद भी इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर मी ऑन डेली बेसिस, बिकॉज शौक तो था लेकिन उसके साथ साथ मैं शाय भी बहुत थी। और आपको पता है जब आप सेट पे जाते हैं तो व्हेन यू आर इन अ सीन देयर आर 20 people स्टैंडिंग जस्ट वाचिंग यू, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं और आपको you have to zone yourself out, you have to forget that there are 20 people on the set and you have to deliver, you have to deliver your lines with emotions, चाहे रोना है चाहे हंसना है। and I was like मैंने ये क्या सोचा था, What was I thinking? I mean, ज़हन में क्या था, मैं क्या सोच रही? क्योंकि अगर उस वक्त मुझे लगता था कि if there's one thing in this entire world that I cannot do, it's acting, क्योंकि it was going against my nature. Obviously जो मैंने ड्रामा स्कूल में किया था वो इतनी पुरानी बात हो गई थी, सब कुछ भूल गई थी। इस कंफर्ट जोन में सारे दोस्त हैं आसपास, मतलब क्लास में आपके, आपका टीचर भी आपका दोस्त बन जाता है तो वहाँ पे जब आप किसी के साथ इतना स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हर रोज नए लोग, नए एक्टर्स, नए सेट, नई ENG टीम, सब खड़े हुए आपको देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। मुझसे नहीं हो सकेगा, बहुत मुश्किल था। बट आई वाज सो लकी कि जो मेरे फर्स्ट 2 projects ही थे उसमें मुझे इतने अमेजिंग डायरेक्टर्स मिले मदिया के 2-3 दफ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई फर्स्ट 2-3 days में, लेकिन दे ब्रोक मी डाउन। माय फर्स्ट डायरेक्टर हसीब हसन, ही सेड नहीं, तुम जब तक सीन नहीं कर लोगी सही तुम नहीं जा रही, मुझे 50 टेक्स भी लेने पड़े मैं लूंगा। एंड ही डिड 23 टेक्स। अच्छा शबीन, इन तमाम से चीज़ों ने, इस काम ने तो आई एम श्योर कि वो फेज से आप गुजरी थी उससे आपको बड़ा चुपके से निकाल भी लिया होगा। आपको पता ही नहीं चला कि भाई मैं अभी किस फेज से गुजरी थी। मैं वो भूल गई, जो चल रहा था ना पर्सनल लाइफ में वो मैं भूल गई, क्योंकि मैंने जो जंप किया इस प्रोफेशन में तो मेरे लिए वो इतना शौक था मेरे सिस्टम को कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये किस तरह से एडजस्ट करूंगी, इसको कैसे लेके चलूंगी, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट देन एज आई सेड आई वाज एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मेरे जो फर्स्ट 2-3 projects में इतने अच्छे एक्टर्स, इतने अच्छे डायरेक्टर्स, इतनी अच्छी प्रोडक्शन टीम मुझे मिली कि अल्लाह का शुक्र फिर करते एग्जैक्टली कि हो गई सेट। 2-3 महीने 4 महीने लगे एडजस्ट करने में, लेकिन फिर ट्रैक पे आ गई मैं। और फिर वही वाली बात ना, जब आप when you start making money yourself, when you become financially independent, बहुत ज़रूरी है औरत के लिए। फिर वो जो आपको एक empowered feeling आती है ना आपकी, you fall in love with that, वो एक addictive है, आपको addiction हो जाती है उस चीज़ की। बस फिर जब वो आदत पड़ी कि काम करना है, बहुत मेहनत का काम था। मैं अपने घर आके यही बोलती थी अपनी बहनों को कि मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर सकता है, क्योंकि जब हम सेट पे सीन पे होते हैं, आई रिमेम्बर जो मेरा फर्स्ट ड्रामा था उसमें पाकिस्तान की वो जो बहुत सिवियर हीट वेव आई थी जिसमें कितने लोग जून जुलाई में हमारी शूट हो रही थी, और मुझे याद है मैं सीन कर रही होती थी और मुझे उस वक्त सिर्फ ये ख्याल आ रहा था कि आई एम मेल्टिंग। बस हम मेल्ट कर रहे होते थे कि सीन के बीच में हसीब जो है ही यूज्ड टू स्टॉप द सीन कि जल्दी से एसी में जाओ, जाके जस्ट ड्राई योरसेल्फ। सारे एक्टर्स का ये तो मैं ये कहती थी घर आके इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, लोगों को लगता है बहुत आसान काम है, बहुत ग्लैमरस काम है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यू नो पुट योर मेकअप ऑन, वेयर नाइस क्लोथ्स, लुक नाइस, दैट्स इट।
इट्स नॉट दैट जो परसेप्शन है उसका ऑपोजिट है, बिल्कुल वेरी ऑपोजिट। और अगर आप कोई गरीब कैरेक्टर कर रहे हैं और कुछ इस किस्म की लोकेशंस है और इवन आप आउटडोर काम कर रहे हैं तो प्लीज आके देखें सेट के ऊपर। जिन लोगों को ये ग्लैमरस काम लगता है कि किस तरह काम हो रहा है, बिल्कुल इस तरह धूपों में खड़े होकर काम हो रहा है, मेकअप ज्यादा खवातीन खड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं, और किसी की तबीयत ठीक ना हो, किसी का मूड ठीक ना हो, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा हो, But that's you your have job. to act. Yes, because that's your job. नॉट ओनली हाँ। दैट, जैसे कि आपने कहा कुछ लोकेशन जैसे कि गरीब घर दिखा बहुत रहे हैं तो challenging उसमें locations ऐसी होती हैं। लोकेशंस होती हैं जी। कि आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ, आई नो दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन बट आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ नॉट टू गो टू द रेस्टरूम फॉर 10 hours। Same Exactly, exactly. yes. 10 घंटे Yes, मैंने same रेस्टरूम true. नहीं जाना है, मैंने अपने आप को ट्रेन किया 12 hours. कि आप जा ही नहीं सकते, आप अच्छा, जा ही इस नहीं बात को मेक श्योर नहीं किया जाता क्योंकि देखें बंदे जो हैं वो तो चलो कहीं पे भी आप जाएं, देखिए वॉशरूम में चले जाते हैं वो, लेकिन जो हमारी खवातीन है वो तो स्पेसिफिकली बड़ा ख्याल रखती हैं जी हाइजीन नहीं, मेक श्योर बहुत सारे हाँ। प्रोडक्शंस करते हैं अपने एंड से, सब बहुत कोशिश करते हैं और अब तो चीजें बेहतर होती जा रही हैं, बट स्टिल कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोडक्शन भी कुछ नहीं कर सकती, उनको तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा अगर वो कुछ करने के लिए जाए। इतने बुरे हालात, सारा दिन पानी ना पियो, चाय ना पियो, ऐसा कॉफी करना ना पड़ता पियो, है, हमें करना ऐसा पड़ता है, होता है पानी कि नहीं हम पीते, 10 चाय नहीं घंटे पीते। 12 घंटे Yes. पानी से थोड़ा दूर रहते हैं ताकि वॉशरूम ना जाना पड़े। Absolutely. और हम इतना ट्रेन हो चुके होते हैं यहाँ Yes, से exactly. कि हम कहते हैं वी आर फाइन, कोई मसला नहीं है। तो इतनी टेंशन में एक्टिंग करना, मतलब मैं तो अगर ये सोचूं तो मुझे मसला शुरू हो तो जाए। इसलिए मैं उसी ये लोगों वक्त को से। ये कहती हूँ कि जो परसेप्शन है कि बहुत अच्छा, बहुत फन, बहुत आसान काम है, नहीं है। ऐसा इसमें कुछ नहीं आपका है। खून Very पसीना tough, लगता बहुत है, मुश्किल है। बहुत अच्छी मुझे तरीके लगता है से। आपको खून ज्यादा लगता है इसमें। जैसे हक हलाल की कमाई Yes, कहते हाँ। हैं ना, ये वो है। इसीलिए आई फील कि एक्टिंग, जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर रहे तो चलो एक्टिंग की तरफ चले जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई एक्टिंग सीन सिर्फ नहीं वही है। कर सकता है जो बहुत पैशनेट है इस काम जी। के भाई लिए। मैं यही बात करूँ, जो कैमरा है ना, हमें लग रहा होता है कि जब नेपोटिज्म के हवाले से भी चाहे जितनी मर्जी बात कर लें, बट जो कैमरा है ये बड़ा बेरहम है। बिल्कुल। ये देख लेता है आर्टिस्ट है या नहीं है, ये आपको एक्सपोज कर देता है। Absolutely. आप एंकर हैं या नहीं हैं, आप आर्टिस्ट हैं या नहीं हैं, आप एक सीन में कैमरा- पता लग जाता है कि एक्टिंग है या नहीं है। हाँ। सो बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये और है ना, बहुत आसान लगता है जब एक्शन की आवाज आती है और कैमरा रोल पे होता है ना, तो हाथ पांव कांप जाते हैं। और वो तो अलग सीन है कि कौन एक्टर आपके सामने खड़ा है, कोई बड़ा नाम खड़ा होगा तो मजीद हाथ पांव कांप जाएंगे। सो बहुत मुश्किल काम है, पहला एंटायर सीन राबिया प्रोसेस का इज किसके वेरी। साथ था और पहला प्रोजेक्ट जो है राबिया वो कैसे मिला था? पहला प्रोजेक्ट मुझे कैसे मिला था? यस, सो इस तरह मिला था कि मेरा पीछे शौक चलो। तो थोड़ा पीछे और पीछे गई। याद करना So, पड़ा एक exactly. प्रोडक्शन हाउस है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, उधर अब्दुल्ला सीजा साहब होते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। आज भी उन्होंने मुझे पहला अपना ब्रेक दिया था। उनका एक ऑनगोइंग सोप चल रहा था और मेरे भाई क्योंकि उस वक्त आई ड्रीम में काम कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही जिक्र किया था अब्दुल्ला से, क्योंकि मैंने घर में इस वक्त ये ख्वाहिश जाहिर कर दी थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। सो वो तो अलग बात है कि वहाँ क्या हुआ और क्या बातें हुई, वो एक अलग चैप्टर है। सो मेरे भाई ने फैजान, वो अलग चैप्टर क्यों, तो मुझे बताएं कि एक घर में जहाँ पर भाई भी एक्टर है और मेरे ख्याल से फैजान की शायद वो पहला प्रोजेक्ट वो फिल्म था, क्योंकि जो मुझे है मेरे फैजान भी ने बेसिकली ग्रेजुएशन की है मीडिया साइंसेज में। सो उन्होंने डायरेक्शन से शुरू किया था एट आई ड्रीम्स। सो एक्टिंग अभी उन्होंने शुरू नहीं की, तो उससे पहले उन्होंने थिएटर काफी किया था, 4-5 साल थिएटर किया था, उसका किसी को नहीं पता। तो मुझे तो लगता है कि एक जगह पे जहाँ पर आपकी वालदा इतनी बड़ी जबरदस्त आर्टिस्ट हो, एक्ट्रेस हो, और फिर आपके भाई ने भी इस पे काम किया, तो वहाँ पे तो वहाँ पे और ज्यादा, अगर आप इसकी फ्लिप साइड देखें तो और ज्यादा इस पे वो हो जाती है कि सब यहाँ हमें सब कुछ पता है यहाँ का, तो यहाँ आने का सोचना भी नहीं, तुम अपना काम करो, चलो जो पढ़ाई तुमने की तुम्हें वही करनी है। मुझे भी हमेशा से एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था, बट मैं हर जगह ये कहती हूँ मुझे इजाजत नहीं थी। सबसे पहले मुझे अम्मी की तरफ से इजाजत नहीं थी कि नहीं, पहले पढ़ाई करनी है और बाद में देखेंगे। सो इस तरह से भाई भी कंजर्वेटिव से थे, जो कि सच्ची बात है। उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई करो, अभी देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। सो इस तरह से इजाज़त नहीं थी। बाकी फिर स्टार्ट इस तरह से मैं बता रही थी कि हुआ कि अब्दुल्ला ने जो है मुझे ऑफ़र किया कि ये एक ट्रैक आया है नया, आप इंटरेस्टेड होंगी, तो इस तरह से आई गॉट इनटू इट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा आंगन करके वो ड्रामा था, उसमें एक साइको लड़की का कैरेक्टर था और वो पढ़ के मुझे, मैंने कहा यार ये तो मज़े का लगेगा, करने में मज़ा आएगा। सो इस तरह आई स्टार्टेड। फिर मैंने एक रमज़ान स्पेशल प्ले किया था फॉर A+ और वो लिखा था बीगुल ने। सो इस तरह से चीज़ें बनती गई, लोग देखते गए, अप्रोच करते गए कि कभी किसी राइटर ने फ़ोन कर लिया, कभी किसी प्रोड्यूसर ने, कभी किसी डायरेक्टर ने। ये बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूं कि अम्मा के होने का इस इंडस्ट्री में कोई फायदा नहीं है, ना मुझे फायदा है, ना फैजान भाई को फायदा है, कि उन्होंने पहले दिन बिठा के बोल दिया था कि देखो ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, इस इंडस्ट्री में आने का जो डिसीजन है वो तुम्हारा है। सो ये मत सोचना कि मैं लोगों से जाके कहूंगी कि मेरी बेटी या मेरे बेटे को कास्ट करो, जो पूरा रूट है ना उसी से आना है
आपको। सो आप ये मत समझिएगा कि आप जंप करके आपको फॉरन लीड मिल जाएगा, आपको उसी स्ट्रगल से आना है जैसे कोई एक न्यू कमर आएगा। सो आज भी हम उसी स्ट्रगलिंग फेज में मुझे ऐसा लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप बेबी स्टेप्स ले लेके आगे बढ़े, मैं भी और मेरा भाई भी। सो हर जगह नेपोटिज्म की अगर बात होती है, बहुत कमेंट्स भी अगर नेपोटिज्म के आते हैं, तो मैं ये कहती हूँ यार अगर पर्ची होती या नेपोटिज्म होता तो मैं कोई हीरोइन ही कर रही होती, मैं कोई हीरोइन कर रही होती, कोई लीड कर रही होती। मेरी आप स्ट्रगल देख लें, मेरी आप 7 साल की जर्नी देख लें, मैंने सारे हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं। तो अगर पर्ची होती तो यार मतलब शुरू से होती ना। और आई थिंक नेपोटिज्म एक लिमिट तक आपको इन करा सकता है इंडस्ट्री में, लेकिन सस्टेन करने के लिए आपके अंदर का जो टैलेंट है वो वही एक्सेप्ट करेगा। हमारी ऑडियंस आजकल इतनी शार्प हो गई है, बहुत स्मार्ट, वो पकड़ लेते, एग्जैक्टली वो पकड़ लेते हैं चीजें। तो अब आप नेपोटिज्म के सहारे अपना करियर बिल्डअप नहीं कर सकते। आप एंटर जरूर हो सकते हैं इंडस्ट्री में, वो आपको एक फेवर मिल सकता है, बाकी आपका अपना टैलेंट है जो आपने दिखाना है। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, वही बात ना, कैमरा बड़ा मतलब आपको एक्सपोज कर रहा है। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं, क्योंकि आप लोगों की माशाल्लाह से एक्सपीरियंस इतने ज़बरदस्त, और आप लोग डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं, आप लोग ऑब्जर्वर्स भी अच्छे होते हैं बिकॉज आप आर्टिस्ट हैं। सेट पे अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए जिसकी जो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हों, जी, और वो तंग भी करेगा, अक्सर ऐसे लोग आते हैं आजकल कि मैंने स्पेसिफिकली देखा है कि लोग आप क्या कह रहे थे, भरम किस चीज़ के हैं, मतलब हंसी, मैं देख रही हूँ कि तेरे पे अभी से हंसी आ गई, कोई बहुत सारे इसका मतलब है कैरेक्टर का। डील कैसे करते हैं फिर उनको? सब्र और खामोशी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती है हमारे पास, बिकॉज प्रोजेक्ट तो करना है हमारा। मतलब मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं मेकअप रूम से बाहर, अगर मेकअप रूम में ज्यादा है तो फिर एक साइड का कॉर्नर कोई कमरा देख लिया, बाय लॉन में कोई चेयर लगा ली अपनी, वहां सुकून से बैठ गए, वो मैं अकेले रह के भी टाइम पास कर लूंगी अगर मुझे लग रहा है कि मैं फिट नहीं हो पा रही। वही वाली बात है, आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं, अपने आप को आप ऐसा ट्रेन कर लेते हैं, मेरा टाइम है 10 बजे से रात के 10 बजे तक, एग्जैक्टली सीन होना है, हो किसी ने चीखना है, चिल्लाना है, कुछ करना है, जो करना है करे। मेरा 10 बजे का टाइम है, मैंने चले जाना है। एग्जैक्टली जो सेट का माहौल है वो वैसा ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली जो प्रोटैगनिस्ट जो मेन होते हैं ना, वो बड़े वाले रोल्स, उनको ज़्यादा ये इश्यूज होते हैं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली मैंने इस तरह का एज सच इतना एक्सपीरियंस किया नहीं है, क्योंकि लोगों को मुझे देख के ये लगता है कि आई वोंट टेक इट, तो लोग मुझे इतना एटीट्यूड यूजुअली नहीं देते। हालांकि आई एम नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, तो पीपल टेंड टू कीप देयर डिस्टेंस। एक दफ़ा मैंने ये एक्सपीरियंस किया था जो कि बहुत ज़्यादा वो मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें मेरे साथ ये होता है कि आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ जस्ट कम्प्लीटली जोनिंग आउट। तो अगर मेरे सामने कोई बैठ के चीख भी रहा है ना, तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज फॉर मी दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ऐसी हो जाती हूँ कि ना आप मुझे नजर आ रहे, ना मुझे आपकी आवाज कानों पे पड़ रही, आई वोंट इवन हैव करना पड़ता है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग है इनकी कि आगे जब आपने बोला ना कि जब घर बसाने के लिए जबरदस्त तैयार है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आऊंगी तो राबिया के पीछे तो जनाब ट्वीट्स और वो, क्योंकि हम इंस्टाग्राम की पोस्ट क्योंकि भाई एक रियलिटी शो में मौजूद थे, या अल्लाह, ओ उसके वाले से बात करेंगे, मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ शर्मीन मौजूद है, मेरे साथ दिया मौजूद है और मेरे साथ राबिया मौजूद है। इनको आप ड्रामास में भी देखते हैं, इनकी सोशल मीडिया भी लाइव देखते हैं, लेकिन आज हम चाह रहे हैं ज़रा इनको जानने की कोशिश करें इन दोनों प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हट के, क्योंकि देखिए ड्रामास में हम वो कर रहे होते हैं जो कि स्क्रिप्ट में होता है, सोशल मीडिया पे हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को एंटरटेन करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग हर वक्त एंटरटेन करें, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होती। भी आपने खुद सुना कि दिया भी बात करी थी कि स्ट्रगल शर्मीन ने बताया, राबिया जिनकी घर में स्टार्स बैठे हुए, आर्टिस्ट बैठे हुए, उनको कितनी जो है वो भी पापड़ बेलने पड़े इंडस्ट्री में आने के लिए, उन्होंने काम भी किया। अच्छा मुझे बताया राबिया, पिछले दिनों आपकी बड़े हम देख रहे थे जी कमेंट्स जो है आपकी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है वो बड़ी डिस्कस होती थी उस तरह से, क्योंकि आपके भाई गए थे रियलिटी शो में और आप कर रही थी जस्टिफाई, वो टाइम कैसा था ये बताएं? वो टाइम 1-2 वीक्स उसमें बीच में ऐसे आए थे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मुश्किल गुजरने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी शो में हुई थी जो लोगों को शायद नहीं समझ में आ रही होंगी या वो उससे अग्री नहीं कर रहे होंगे।
तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, मैं कहूँगी कि वो आके हम मेरी और स्पेशली माहम की प्रोफाइल पे, क्योंकि हम शुरू से काफ़ी वोकल थे और हम ऑब्वियस सी बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम, मेरा भाई और उनका शौहर उस शो में है, तो डेफिनेटली हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, हम उनको छोड़ के नेचुरली एक बेसिक सी बात है कि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सो लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि हमारी प्रोफाइल पे आके, हमारी पिक्चर्स पे आके उल्टे सीधे कमेंट शुरू कर दिए। और सैडेस्ट बात पूरी प्रोसेस की ये है कि फैज़ान भाई की जो बेटी है वो अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, उसको लेके भी कमेंट्स करना शुरू कर दिए पिक्चर्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। और एंड आई कांट टेल यू कि वो 2-3 हफ्ते बीच में मेरे और माहम पे कैसे गुजरे थे कि वी वेंट क्वाइट और हम ऐसे हो गए थे, हमने कहा यार आई थिंक we were not prepared for this, let's just stay quiet and see कि आगे क्या होता है, क्योंकि obviously दुनिया बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने परसेप्शंस हैं, हम हर किसी को जाके तो डिफेंड नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। एंजॉय हमने बहुत किया सारी चीज़ें, हम तो बीच में घर में गई भी थी, वो पीरियड भी बहुत मज़ा आया, सब कुछ। बर्थडे हुई फैज़ान भाई की, उनके सारे हमने गिफ्ट्स वगैरह प्रिपेयर किए, वो भेजे, वो एपिसोड देखने में बड़ा मज़ा आया। एंटायर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बाहर बैठ के, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने मैंशन की हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसा होगा। आप क्रिटिसिज्म ले लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों पे, मासूम बच्चों पे जो बोल भी नहीं सकते, उस पे तो किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म या बैड कमेंट लेना मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है, मुश्किल भी नाकाबिले बर्दाश्त। और इतनी सी बच्ची, मतलब वो 5 साल की भी हो, 10 साल की भी हो, उसका क्या लेना देना है, उसको पता भी नहीं है इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। आप एटलीस्ट उसको तो छोड़ दें। आप चलें, मैं वोकल थी, मेरे ऊपर बात करें, माँ हम वोकल थी, हम बनता तो हमारे ऊपर भी नहीं है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था उस रियलिटी शो का। और नेचुरल सी बात है, आप अग्री करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते जस्ट लीव द प्रोफाइल, और आपको अटैक करने की जरूरत नहीं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटैक भी किया। सोशल मीडिया हो गया टॉक्सिक हमेशा से था। Oh my God. सोशल मीडिया तो हमेशा से टॉक्सिक था, लेकिन हम लोगों ने इस लेवल की टॉक्सिसिटी अपने लिए ना कभी देखी और ना ही इस शो के बाद या इस शो के दौरान एंटिसिपेट की थी, क्योंकि हमें लगता था कि हम अपना ओपिनियन एक तमीज़ के दायरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इस शो के बाद और इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद अब लगता है कि यू कांट बी योरसेल्फ एट टाइम्स। और कुछ चीज़ों को लेके आपको अगर एक चीज़ लगती है कि ये आपको कहनी चाहिए, तो वो अब कहते हुए मैं तो एटलीस्ट 5 दफ़ा सोचती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटस लगाया, अभी कुछ अवार्ड्स हो रहे हैं उनको लेके, अच्छा मैं थोड़ी सी वोकल हूँ और ये चीज़ आई थिंक मेरे अंदर मेरी अम्मी से आई है। सो हम हैं इस तरह के, फैज़ान भाई भी इस तरह के, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं कि आपको कितनी ही वो बात क्यों ना सही लग रही हो, 5-6 लोग ऐसे होंगे जो उसमें भी कुछ ना कुछ निकालेंगे। सो यू हैव टू थिंक बिफोर यू पुट अप एनीथिंग आउट देयर। सो अब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ कि आई कांट बी माई सेल्फ, और जो मैं सोचती हूँ शायद वो मुझे लिखने से पहले 50 दफ़ा सोचने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ टॉक्सिसिटी की वजह से ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा वोकल भी हो जाए, चले ठीक है, लोगों के तो जो है वो कमेंट्स एक तरफ, लेकिन आपको काम में भी थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा वोकल भी हो जाए तो फिर आप बहुत सारे ग्रुप से आउट हो जाते हैं, जो कि हमारे जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा वोकल होना बहुत सारे लोग ले नहीं पाते, ये भी प्रॉब्लम होती है कि यार शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, मुश्किल हो जाता है, शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, और ये शायद मैनिपुलेट नहीं होंगी। सो लेट्स जस्ट forget about it. मेरे साथ ये है because I believe that one has to pick their battles, ठीक है? Exactly. और हमारी अपनी जिंदगियों में अपनी पर्सनल लाइफ के भी स्ट्रेसेस होते हैं, मतलब स्मूथ सेलिंग लाइफ तो किसी की भी नहीं होती, फिर पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, फिर काम का स्ट्रेस। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा एडेड स्ट्रेस है जिसको लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट। तो मैं ना वोकल हूँ ना मैं इतना एक्टिव हूँ। तो जो बुरे जो कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि आते तो हैं, मतलब कुछ मैं 2-3 महीने में एक मुश्किल से पिक्चर डालती हूँ, एक पिक्चर डालती हूँ। उसकी वजह से मेरी इतनी फॉलोइंग भी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट वेरी एक्टिव। और जब आपकी फॉलोइंग नहीं होती तो इतने कमेंट्स भी नहीं आते, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इक्का दुक्का कमेंट आ गया, वो भी बहुत माइल्ड सा होता है, क्योंकि मैं इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं करती जिससे मुझे लगे कि इस पर रिएक्शन आ सकता है। अगेन ओनली बिकॉज आई मीन टू ईच देयर ओन। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, करते रहते हैं, डालते रहते हैं, दे डोंट केयर कि दुनिया क्या कह रही है। मुझे पता है कि मुझे बहुत इफेक्ट करता है इस तरह की ट्रोलिंग। और अब तो माशा से बेटी भी बड़ी होगी, तो उसको तो मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपोज किया हुआ। उसकी मैं एक पिक्चर नहीं डालती हूँ। वो आपकी कमेंट्स पढ़ती है, कैसी भी चीज हुआ, शी इज नॉट बॉदर्ड, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है। वो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो एक आध दफा उससे कहा भी, मैंने कहा कि अच्छा चलो तुम जब बड़ी होगी ना तो मे बी बिकॉज यू नो शी इज वेरी टॉल, शी इज थिन, मैंने कहा यू शुड ट्राई एक्टिंग, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर।
चलो मतलब उसको जो करना है वो करे ना, जिसमें वो खुश है। अब आपकी कद के बराबर हो गया? नहीं अभी नहीं, बिकॉज़ शी इज वेरी यंग, लेकिन एक दो ढाई इंच का फर्क रह गया, तो आई थिंक शी विल बी देयर। लेकिन बात यही है कि बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है शी इज नॉट बॉदर्ड, उसको इतना टाइम भी नहीं उसके पास, इतनी बिजी हो गई है स्टडीज में, इतना ग्रेड ऐसा हो गया ग्रेड 9 कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि बैठ के कमेंट्स पढ़े कि क्या कोई कमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन मैं नहीं करती। आपकी बेटी से बॉन्डिंग कैसी? बिकॉज सिंस यू आर अ सिंगल पेरेंट, और जहाँ सिंगल पेरेंट होते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि आपके बच्चे के साथ और ज्यादा अच्छी। अच्छा, हमारे साथ मसला ये है कि हम दोनों पर्सनालिटी वाइज बहुत सिमिलर हैं और हम दोनों बहुत क्वाइट हैं। हाँ, बहुत क्वाइट है, मतलब हम ज़्यादा आई हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं जाके उसके कमरे में बैठूं और मैं उससे बात करूं, वरना अगर मैं नहीं बात करूंगी तो मैं भी चुप बैठी रहूंगी, वो भी चुप बैठी रहेगी। तो मैं उसको, बट देन एट द सेम टाइम आई लाइक टू थिंक एंड आई टोल्ड हर ऑल्सो कि देखो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, कभी भी जिंदगी में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें करनी हो, जो तुम्हें बॉदर कर रही हो, तकलीफ दे रही हो, और तुम्हें ये डर हो कि हाई आई विल गेट इनटू ट्रबल एट होम इफ आई टेल माई पेरेंट्स, यू जस्ट नीड टू कम टू मी एंड यू नीड टू टेल मी कि मामा आई नीड यू टू बी माई फ्रेंड राइट नाउ, एंड आई हैव प्रॉमिस्ड हर कि वो उसके बाद मुझे जो बताएगी उस पर ना कोई जजमेंट होगा, ना उस पर कोई जजमेंट होगा, ना उस पर कोई बैकफायर होगा। तो ये उसमें ये आदत है कि अगर उसकी कोई चीज़ ऐसी हुई भी होती है, कोई पर्सनल बात उसे डिस्कस करनी होती है, और आपको पता है इस ग्रोइंग एज में बहुत से ऐसे इश्यूज हो रहे होते हैं, यू नो व्हेन यू आर 13 years old, बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही होती है आपकी लाइफ में, शी कम्स एंड शी टॉक्स टू मी, चाहे हम पूरा दिन अकेले चुपचाप बैठे में अपने अपने कमरों में, लेकिन जब उसको बात करनी होती है तो शी कम्स टू मी एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। अच्छा, हमारी जो वैसे भी सोसाइटी है तो हमें प्रोटेक्शन के लिए समहाउ होता है कि जी कोई बंदा होना चाहिए, तो कहीं वो फैक्टर कहीं वो मिस करती है आपकी बेटी? नहीं, she has a father in her life and he's a very active father, he is a very good father, I will never ever take that away from him, he is hands on, तो उसको वो, and she is obsessed with her father and I would like to keep it that way। अच्छा, मेरा पूछने का मकसद भी था क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये लोगों के सामने बात भी रखें कि जरूरी नहीं कि जब आपको कोई एक रिलेशनशिप खत्म हो तो वो एक ऐसे वर्ड्स पे खत्म हो कि बाद में आप दूसरे की शक्ल देख सकें, बच्चे के लिए तो इम्पोर्टेंट है। वी आर को-पेरेंटिंग, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, और अगर जब जैसे कि आपने कहा कि जब मैं काम कर रही होती हूँ, मैं 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसमें वो अपनी बेटी को संभाल रहे होते हैं और बहुत खुशी से, उनके लिए वो बर्डन नहीं है, ही इज ऑल्सो मैडली इन लव। मतलब मैं कहती हूँ जो दुनिया में कोई उनसे काम नहीं करवा सकता वो उनकी बेटी एक आवाज में उनसे करवाती है, कि मैं कहती हूँ वाह ये वही इंसान है जो, तो बेटियां और बाप का एक बॉन्ड भी अलग होता है, बट आई लव द रिलेशनशिप दैट शी हैज विद द फादर, और उसकी वजह से उसको कोई इस तरह की कोई कमी फील नहीं होती, बिकॉज शी हैज बोथ हर पेरेंट्स वेरी एक्टिव इन हर लाइफ। कोई स्कूल का इवेंट होता है, वी गो टुगेदर, कोई भी ऐसी चीज होती है उसमें वी आर देयर टुगेदर। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, क्योंकि देखिए हमारे होता है कि जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है, कोई डिवोर्स होती है, तो वो इतनी अगली हो जाती है कि फिर आप कहते हैं बस हम एक दूसरे की शक्ल ना देखें, लेकिन ठीक है कभी कभी तो बहुत अच्छे लोग भी एक साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाते। सो अगर कोई चीज़ खत्म भी होती है तो इतना जरूर करें कि आपका बच्चा सफर ना करे, जैसे को पेरेंटिंग उन्होंने कहा ना, ये जरूर होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कभी कोई क्रेजी फैन ऐसा कोई मिला हो दिया कि जो घर तक पहुंच गया, जिसने बड़ा मसला खड़ा कर दिया? अक्सर होता है ना बड़े क्रेजी फैन होते, जी मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, खून से जो आपको लेटर्स लिखे। नहीं, अब तो खैर लेटर लिखने का जमाना नहीं, खून से कुछ लिखे उसकी तस्वीर बना के भेज दे, रील बना के, एक्चुअली रील बना के नहीं, ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है एक्चुअली, इसलिए भी कि शायद मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ लाइक यू। मैं पिक्चर वो भी अब जाके थोड़ा सा कि चलो यार थोड़ी सी एक पिक्चर लगा दें कर दें, बट अदरवाइज आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, ये तो हम देखें कि इंडस्ट्री में रहने के लिए वो कहते हैं ना, देखना नजर आना बड़ा जरूरी है, दिखेगा तो बिकेगा। बहुत से लोग बोलते हैं, और समटाइम मुझे लगता है कि एक प्रेशर आता है कि अच्छा यार अब ये करना पड़ेगा, बट लोग तो देख रहे होते हैं, हम कहते हैं यार इनको ड्रामास में कभी भी नहीं देखा, इनको वैसे भी नहीं देखा, इनकी पोस्टिंग की जगह वायरल हो रही है, वो पैसे दे के कर रहे होते हैं कि हम देखें। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि जहाँ तक काम की बात है ना, जो कि आपने कहा कि काम मिलने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है, वो है I don't know whether you guys will agree with me or not, but जो leads कर रहे हैं ना, उनके लिए it is a rat race. They have to stay very active on social media, कि उनके जो number of followers हैं वो भी उनके जो है दूसरी actresses के हिसाब से कम नहीं होने चाहिए, competitive बहुत हैं। लेकिन जिस तरह के characters, जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी से उस rat race में पड़ी नहीं, when I started acting it was not about getting leads, it was basically following my passion and doing what I wanted to do। और इसलिए क्योंकि मेरा फोकस वो नहीं था, तो मेरे जैसे कैरेक्टर्स जिस तरह के मैं करती हूँ, जिसमें जो बेसिकली आप
आई डू इट फॉर द लव ऑफ द आर्ट दैट आई हैव. उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स एक्चुअली मेक अ डिफरेंस. आपके प्रोडक्शन हाउसेस जो है व्हेन दे सी यू ऑन टेलीविजन दे पिक यू अप बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, ऑन योर पैशन, ऑन योर आर्ट. टिकटॉक पे आप कह रहे थे यार कि जो टिकटॉक पे बहुत से लोग देख रहे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा टैलेंट एज नहीं होता, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं. बेसिकली ऑडियंस को भी और नंबर ऑफ वही वाली बातें नंबर्स को भी बहुत लोग चेस करते हैं कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को हिट करवाना है या मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाना है तो वो ऐसे एक्टर्स हायर करते हैं जिनके थ्रू वो प्रमोट हो सके और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक जा सके. समटाइम ये प्रेशर होता है कि प्लीज अपने इंस्टाग्राम पे लगा दें, प्लीज अपनी स्टोरी पे लगा दें, प्लीज इसको अपडेट करें, इसकी रील बना के लगा दें. तो ये प्रेशर आता है. देखिए दुनिया इस तरफ जा रही है और हमें भी जाना पड़ेगा. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पार्ट ऑफ द जॉब इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया अब सोशल मीडिया पे है. शाहरुख खान को जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम की, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनकी प्रमोशन होती है फिल्म्स की और जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, सो यू हैव टू स्टे रेलेवेंट. से बात कर रहे होते हैं और हम हमारे अपने शो में YouTube चैनल के जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उस पे जाके प्रमोशंस हो रही होती है हर मेन स्ट्रीम फिल्म. आप डिजिटल मीडिया को भी देख रहे होते हैं. हमारे शो में एक एक्टर भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि भाई अब स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि किसकी, ये सिर्फ खवातीन की नहीं है, ये मेल एक्टर्स को भी देखा जाता है ऐसे ही है कि किसकी कितनी फॉलोइंग है. तो उसको देखते हुए कि अच्छा ठीक है इसकी वजह से हमें टिकटॉक पे फायदा होगा, अच्छा इसकी वजह से हमें इंस्टाग्राम पे फायदा होगा, और फिर देन वो जो है तो बेसिकली ट्रेंड की बात है ना, दुनिया जिस तरफ जाएगी अगर आप उस वक्त उस तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप कुछ टाइम में पीछे रहे. और आप पीछे रहे एंड यू हैव टू स्टे रेलेवेंट. आपको टाइम के साथ साथ रहना पड़ता है. अच्छा मुझे बताएं, दरमियान में दिया आपने कुछ अर्सा के लिए ब्रेक ले ली थी. बिल्कुल. उसकी क्या वजह थी? कोई ख़ास रीज़न नहीं था एक्चुअली. दैट कोविड का टाइम था, चीज़ें ग्रेजुअली कट डाउन हो रही थी, कम हो रहा था, तो बिल्कुल अकेले रहना, बिल्कुल बंद रहना वो बहुत टफ हो रहा था. सो कुछ टाइम के लिए फिर मैं अपने घर वापस चली गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा गैप आया. फिर जब वापस आई तो आपको पता आप थोड़ा सा भी मीडिया से गायब होते हैं, तो आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं. आउट ऑफ माइंड. एग्जैक्टली. तो वो फिर जब मैंने कम बैक किया दोबारा, बट लकीली मुझे उस तरह से दोबारा एफर्ट नहीं करना पड़ा. जिन प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करी थी आई जस्ट कॉल देम कि अब काम दोबारा करना है, स्टार्ट करना है, और वो बहुत आसानी से हो गया. वो शायद पहले की जो स्ट्रगल थी वो काम आ गई उस वक्त. तो वो कोई खास रीज़न नहीं था, बस वो कोविड का, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने काम नहीं किया. किसी को कोविड हुआ? नहीं, मुझे नहीं हुआ. और मुझे बहुत बाद में जाके हुआ. मतलब पहला लॉकडाउन भी गुजर गया, दूसरा एक साल गुजर गया, उसके बाद जाके कहीं जब बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ था ना, उस वक्त मुझे एकदम रैंडम में शूट से वापस आई हूँ, मुझे बुखार चढ़ा, मैंने टेस्ट कराया तो कोविड. मैंने कहा अच्छा ऐसे होता है कोविड. नहीं पता था. वो ये शुक्र है वो कैजुअली हो गया. बहुत से लोगों को हुआ भी होगा, बट उनको लगा होगा अच्छा नॉर्मल. अबाउट टू से क्योंकि मुझे भी नहीं हुई, मुझे लगता है मैंने टेस्ट नहीं करा तो शायद हो सकता है मुझे एसिम्प्टोमेटिक हुआ हो, जिसको कोई सिम्पटम ना तो वो निकल के वो हो के गुजर गया तो पता भी नहीं चला. लेकिन क्योंकि तबीयत नहीं खराब हुई तो वी डिडंट मतलब ये वाला हो सकता है कि नहीं फील हुआ, टेस्ट नहीं कराया, लेकिन हो सकता है गुजर गया. मुझे तो लगा मैंने तो अपने नाक के नथने बड़े कर लिए, कुछ भी होता था मैं कहती थी हाय टेस्ट करवा लो, टेस्ट करवा लो. मैंने 26 टेस्ट करवाए थे पहली वेव में. मैं इतना वो हो गई थी, इतना डर गई थी. सो जहाँ कुछ ठीक भी है चलो टेस्ट पूरे घर वालों. मैंने एक टेस्ट नहीं कराया. सेम है. आज तक मेरा कोविड टेस्ट. उसके बाद जब 2-2.5 साल बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई तो उस ट्रैवलिंग की क्योंकि वो नीड थी तो वो मैंने करवाया. मेरे साथ जो कुछ कोलीग्स थे तो उनके साथ में ऑलरेडी घर में पेरेंट्स मौजूद थे, दादा दादी भी थे, तो मुझे उनके होता था कि यार ऐसा ना हो कि मुझे हो, मेरा एसिम्प्टोमेटिक हो और मेरी वजह से ना उनके घर चला जाए. तो मुझे जरा से कुछ छींक होती थी ना तो मैं कहती थी मेरे गले में यहाँ इधर दर्द हुई है, इधर दर्द हुई है, तो चलो मैं तो फौरन टेस्ट करवा लूँ. और यही हुआ, मैंने पहले टेस्ट करवाया, पता चला मेरे हस्बैंड को मुझे मेरा गला खराब शुरू होना, गला खराब हुआ, टेस्ट करवाया तो पता चला मुझे नहीं था, मेरे हस्बैंड को था. फिर ऐसे मेरे ऑफिस में भी रैंडम टेस्टिंग होती थी, मैं सबसे पहले चली जाती थी और मुझे नहीं था. और हुआ तब जाके जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और हिल गई, टूट गई. और 2 साल बाद हुआ, लेकिन उस 2 साल वाले ने भी मतलब हिला के रख दिया. लेकिन अल्लाह का कितना शुक्र है, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, कोविड हमारी जान ही है. एग्जैक्टली एक डर बैठ गया था कि तो बहुत दोबारा वैसी चीजें नहीं हो सकती, नॉर्मल नहीं हो पाएंगी चीजें. बिकॉज जब स्टार्ट हुआ था, ऑफ कोर्स मैं कराची में थी, जब शाम में 5 बजे सब बंद हो जाता था और अकेले रहना, दैट वाज वेरी टफ. ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं. ट्रू. और आपकी देखिए फ्रेंड्स या आपके जो भी सर्कल है वो एक लिमिट तक है. सर्कल ने भी सबने छोड़ दिया. तो आपकी फैमिली ही होती है. यस, आपकी फैमिली ही होती है. मतलब मैं इतना अरसा हो गया मुझे कराची में, मैंने आज तक एक ईद भी नहीं गुजारी कराची में.
बिकॉज अगर जो मैं बहुत लिमिटेड हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं भी वो सब अपनी फैमिली में बिजी होंगे, तो आप क्यों कराची में रहेंगे कि मतलब पूरा दिन आप ईद का गुजार देंगे सिर्फ रात को 1-2 घंटे के लिए कहीं बाहर चलेंगे, खाना खाएंगे, तो इट्स बेटर कि मैं अपनी फैमिली के साथ। और एक लॉकडाउन तो बिल्कुल उस एक ईद बिल्कुल वो वाले लॉकडाउन में आई थी कि आप से भी नहीं निकल रहे। एग्जैक्टली, तो मुझे आई रिमेंबर के मिलने नहीं गई थी वो जब और उसके बाद हम देख रहे थे लोग कैसे निकल के बाद शॉपिंग करते हैं, और ईद के 3 दिन की शॉपिंग करने का भाई क्या हो गया, जिंदा रहेंगे तो ईदें भी आगे और नहीं, लेकिन लोग बहुत बेसब्र हैं हमारे। कुछ लोग बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते चीजों को, उनको होता है देखी जाएगी, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ऐसी है, कुछ है नहीं है। ऐसे लोग भी थे सिर्फ वाकई एग्जैक्टली। और एक याद है वैक्सीन पे भी एक बहस छिड़ी जी बिल्कुल, यस, इसमें चिप है, इसमें जी आप बल्ब जल जाता है, बंदर बन जाएंगे, हाँ। पता नहीं क्या कुछ चीजें आई थी। वही बात भी हमारे यहाँ कुछ होता है हम चेक ही नहीं करते, बस फैला देते हैं। वैक्सीनेशन जब लगवा लिए तो फिर भी उसके बाद भी आया कि ये देखना जो फाइजर वाली है वो ये कर रही है, और जो ये वाली है वो कर रही है। बाजू काम कर रहा था उनका लम्बा तबड़ा बाजू हो गया था। लोग ऐसी बातें। अच्छा दिया मुझे बताओ कब तक अकेले रहने का प्लान है, कब शादी करनी आगे? शादी का ऑनेस्टली मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया कि नहीं करनी, या 6 महीने या साल या 2 साल, ऐसा कुछ नहीं है। होता तो ऑफकोर्स आपका टाइम जब लिखा होता है आपको खुद भी नहीं पता होता, तो बट प्लानिंग नहीं है कि अगर कोई आ भी जाएगा तो नहीं सॉरी मुझे भी 2 साल नहीं करनी, या यू हैव टू वेट। नहीं, व्हेन आई फाइंड द राइट पर्सन, जहां आपको लगे राइट पर्सन कैसा होना चाहिए, इनसे पूछेंगे जो इनसे मशवरे भी ले लेंगे, जो 2 यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ पे शर्मीन से और राबे से मशवरा भी दे देंगी। छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। हम ब्रेक में मशवरा देते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसा जी लड़का होना चाहिए, मैं ज़रा दिया से पूछना चाहती हूँ कि दिया बताएं कब तक जो है वो दिया जो है वो मैंने अकेली रहेंगी। शरीके हाथ ज़रूरी है, वैसे ज़िंदगी अच्छी चीज़ है भाई, और अगर साथ में अच्छा शरीके हाथ तो और अच्छी हो जाती है। तो कैसा चाहिए लड़का ये बता दें। देखिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है फीमेल की, जो अपने पार्टनर की, नॉट कि आप सिर्फ अपने पार्टनर की करो अदरवाइज नहीं करो, फीमेल की जो रिस्पेक्ट करता हो, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, इससे पता चल गया। हाँ, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा हो, आप ऑफ कोर्स पढ़ा लिखा हो, और इंडिपेंडेंट हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकता हो, हर वक्त जो पीछे अम्मा अब्बा को देखने वाला होता है, क्योंकि सम टाइम आपकी चॉइस कुछ और होती है, लेकिन प्रेशर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसमें चीज़ें कर नहीं पाते हो, और आप सामने वाले को प्रेशर कर रहे होते हैं कि नहीं यू हैव टू डू इट। तो वो नहीं, उसके अंदर डिसीजंस पावर होनी चाहिए, और पैसा भी होना चाहिए ताकि आपको ना कि हाँ भाई नहीं ये तो मैं शादी के बाद मैं काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं करना चाहती कि मजबूरी के तहत। ये मेरा माइंड बहुत क्लियर है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद हर लड़की को अच्छा लगता है कि उसका खामन उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे, और वो मैं भी चाहती हूँ। घर से प्रेशर नहीं है? है बिल्कुल। अम्मा अब बोलती हैं कि बस अब हो जाए कर लो, तो वो अब मैं कहती हूँ अम्मा जब राइट टाइम आएगा मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा। हाँ, वो तो जब हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ नहीं करनी। बताएं इंडस्ट्री में जो है वो अच्छे दोस्त मिलते हैं? आपने बनाए अच्छे दोस्त होते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं बनाए। मेरे दोस्त वो ही हैं जो कि कॉलेज से मेरे साथ थे, क्योंकि जब आपको अपनी दिल की बात करनी होती है ना, तो फिर आप ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं जिससे आपको ये ना सोचना पड़े कि इसके सामने मैं क्या बात करूं क्या नहीं करूं, जज करूं, कहीं आगे ना बात निकल जाए। तो वो आपके जो बहुत पुराने दोस्त होते हैं ना, आप सिर्फ उसी को उतना ट्रस्ट कर सकते हैं जिनके साथ यू एक्चुअली ग्रोन अप। जो आपके नए दोस्त बनते हैं, जैसे कि जब हम प्रोजेक्ट पे होते हैं, वी आर स्पेंडिंग 10 and 12 आवर्स एवरी डे विद दीज एक्टर्स, आपकी दोस्ती हो जाती है सेट पे। लेकिन मैं उस दोस्ती की लिमिट्स रखती हूँ, टू द पॉइंट वेयर आई एम मीटिंग देम, हम बैठ के हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, खाने के प्लान्स, कभी डिनर प्लान्स भी बन जाते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ एज सच नहीं डिस्कस करती। अच्छा, ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा, जैसे जब बुशरा आपा ही आती हैं, जब बहरूज पे वगैरह आते हैं, तो ये बताते हैं जो पुराने जो एक्टर्स थे उनकी आपस में बड़ी अच्छी बहुत अच्छी और वो आज तक है जी। और अब लेकिन जब मैं लोगों से पूछी कि क्या इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त हैं, तो उनके पास नाम नहीं होते लेने के लिए, वो कहते नहीं या नहीं है। राबे आपने बनाया इंडस्ट्री में फ्रेंड्स? सिर्फ सरहास खैर
ऐसी लड़की हैं जो जिनको मैं अपना सच्चा दोस्त कह सकती हूँ, और वही वाली बात है, कंफर्ट जोन जो है वो सिर्फ उसके साथ है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सरहा के अलावा और किसी का नाम मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ले सकती हूँ। नहीं, और वो इसलिए वही वाली बात है कि आप सेट पे जब एक काम के एनवायरनमेंट में होते हैं, आपकी दोस्ती हो जाती है क्योंकि आप 10-12 घंटे गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंफर्ट जोन किसी इंसान के साथ बनना कि आप हर चीज़ उसके साथ शेयर कर सकें, बहुत मुश्किल। और दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने कहा, इसलिए नहीं कि फ्रेंडशिप नहीं हुई क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही लोग नहीं है, इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम अब इस एज पे आ गए, और वो उनके साथ भी है, बाकी के साथ भी है कि वो सब लोग, अब हम लोग ऐसी स्टेजेस पे आ गए अपनी लाइफ में जहाँ हमारे अपने क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं। आई थिंक वी पास दैट स्टेज वेयर वी गोइंग टू मेक न्यू क्लोज फ्रेंड्स। हां, एग्जैक्टली। आपने बनाया दिया? नहीं। अच्छा, लोगों को पहचान लेती है कि लोग कि कोई भी आपसे अगर मिले तो आप पहचान लेती है कि अच्छा हाँ भी ये नॉट रियली यार, नहीं, मुझे जल्दी नहीं समझ में आता। मुझे लगता है जो सामने है यही है, बट बाद में पता चलता है कि अच्छा, लिटरली हैरान हो जाती है कि यार उसने ऐसे कैसे। नहीं, अब आप जितने भी कोशिश कर ले, मुझे लगता है कि नहीं, वो आप नहीं 100% नहीं जज कर सकते। राबिया, आप जल्दी एतबार कर लेती हैं? अब नहीं करती, पहले कर लेती थी, लेकिन कुछ धचके ऐसे मिले कि आप कहते हैं कि यार नहीं, अब नहीं करना। ये इंडस्ट्री में धचके मिले या जिंदगी में? इंडस्ट्री में भी कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि चलो अब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है तो चलो इतना तो होगा, लेकिन जब वो नहीं होता तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं था। वो आपको लगता है कि आप दोस्ती निभा रहे थे, सामने वाला नहीं निभा रहा था, और सामने वाला शायद इतना इन्वेस्टेड नहीं था इस दोस्ती में जितनी कि मैं थी। वो आपको लेसन शुरू में ही मिल जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ किस तरह से। अच्छा, ये लेसन घर से नहीं मिले थे कि भाई कोई सच्चा दोस्त नहीं होता इंडस्ट्री में? जैसे भाई भी था, अम्मा भी थी? नहीं, एज सच कोई लेसन नहीं मिला। यही था अम्मी की तरफ से भी कि जाओ बेटा, खुद एक्सप्लोर करो, खुद अपने डिसीजंस लेने और किसको दोस्त बनाना है, किसको नहीं बनाना। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि काम पे ज़्यादा फोकस करना है, दोस्तियाँ नहीं निभानी ज़्यादा, और रिलेशनशिप्स ज़्यादा नहीं बनाने। आपने काम पे फोकस करना है, जाना है, काम करना है और वापस आना है। और हम लोगों की सबकी अप्रोच ऐसी होती है, हम जाते हैं खुशी खुशी सबके साथ बहुत अच्छी तरह काम करते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री में जैसे कि आपने कहा कि जो पुराने हमारे जो पीटीवी वाले जो एक्टर्स हैं, उस वक्त इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, बहुत एक फैमिली का वाला माहौल था, क्योंकि वही कुछ एक्टर्स थे जो कि रोज मिलते थे, तो ऑब्वियसली दे बिकम ये फैमिली। अब इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो गई, इतनी बड़ी हो गई है, कितने चैनल्स, इतने प्रोजेक्ट्स, हर रोज यू मीटिंग न्यू एक्टर्स, न्यू फेसेस। आप तो पीटीवी पे काम भी करी, तो आपके तो बहुत सारे पुराने एक्टर्स से हो सकते हैं क्योंकि अभी मुलाकात हो जाती है। ऑफ कोर्स, हमारे शो पे तो पीटीवी के एक्टर्स आना हर स्पेल में, हमारे अगर 6 एपिसोड या 7 एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें से 2 या 3 एपिसोड में नए एक्टर्स होते हैं, 2-3 में वही हमारे पीटीवी के लेजेंड्स होते हैं। तो इसलिए उनसे मिलकर भी मुझे ये अंदाजा हुआ कि उन लोगों के इतनी बॉन्डिंग इसीलिए है क्योंकि कम एक्टर्स थे, बहुत फैमिली वाला माहौल था, एक ही टीवी स्टेशन था, वहीं पे रिकॉर्डिंग होती थी। सिंपल टाइम, बहुत सिंपल वक्त था, सिंपल था, सोशल मीडिया नहीं था, वो हसल एंड बसल नहीं था, और रेस में नहीं थे सारे। आज तो सच्ची बात है, सब रेस में कि किसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, किसने आज की रील ले गई, किसने आज की इंडोर्समेंट की, किसने आज की ब्रांड की कोलैबोरेशन की, बहुत सारी चीज़ें। उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। सो वो बॉन्डिंग का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था सबको, और एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिलता था, और जजमेंट्स बहुत कम थी। सो सिंपल वक्त है। अच्छा, क्योंकि अब तो ब्रांडिंग का भी बहुत इशू है, तो क्या ये फिर आपका म्यार डिफाइन करता है, आपको बताता है कि जी इसके पास तो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग है, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जितनी ब्रांड जिसके पास हैं उसकी वैल्यू ज़ाहिर है, ब्रांड वैल्यू की बात होती है। जिसके पास जितना बड़ा ब्रांड होगा वो उतना बड़ा ब्रांड होगा। और सेकंडली आपके पास ब्रांड्स हैं तो और ब्रांड्स आते रहेंगे, अच्छा इसके पास हैं तो वो आपको अप्रोच भी कर रहे होते हैं। क्योंकि अब ये भी बहुत है कि वाकई भी आप बहुत सारे पीआर पैकेजेस वगैरह से भी, और जो क्या कहते हैं आप शाउट आउट से भी, और अच्छी बात है कोलैबोरेशन से भी, लाइक अब ये जो सारी चीजें, ये जो सारा सोशल मीडिया है ना, ये मोनेटाइज्ड हो गया है, तो ये आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम बन गई। अगर आप एक्टिंग नहीं भी कर रहे ना, इफ यू हैव अ गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, यू सेट, आपकी बहुत मंथली अच्छी इनकम आ रही है। तो इसलिए वही वाली बात कि ऑब्वियसली जितने ब्रांड्स होंगे, लेकिन ब्रांड्स भी तभी होंगे जब आपके फॉलोअर्स होंगे। ट्रू, फॉलोअर्स होंगे तो फिर ये इतने अच्छा, एंड दे पे यू रियली वेल। बिल्कुल ऐसी बात है। क्यों ना, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज में काम में इंटरेस्ट करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, हर कोई नहीं कर सकता। और कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल है। अच्छा कंटेंट पूरा मतलब दिमाग लड़ाना। तो जैसे मुझे पता है कि इसमें बहुत अच्छे फाइनेंशियली बहुत अच्छा है ये, इसमें इंसान
इंसान बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन बिकॉज आई नो आई कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कि आपने कहा कंटेंट क्रिएट करना, वीडियोस बनाना, तैयार होना, अपने कैमरा टीम हायर करना, और मैं नहीं कर सकती। छोटी छोटी रील्स होती है ना 20 सेकंड की, उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम आपने लगाया होता है। अच्छा मुझे बताएं कि क्योंकि आप होस्टिंग भी करती हैं, तो गेस्ट बनना ज़्यादा आसान है या होस्ट बनना ज़्यादा आसान है? किसका कैरेक्टर? अच्छा अगेन मेरे लिए होस्टिंग, जब मुझे आसिम याटवाना जो मेरे साथ होस्ट होते हैं, उनका शो है बेसिकली, एंड ही यूज्ड टू होस्ट विद नादिया हुसैन, उससे पहले सिबिल होती थी। तो व्हेन ही कॉल्ड मी, आई एक्चुअली वेंट एज अ गेस्ट ऑन हिज शो जब मैंने संगे मरमर किया था। उसके बाद 1-2 दफ़ा मैं गई, ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड। नादिया हज पे जा रही थी, तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड तुम होस्टिंग करोगी? मैं सेड आर यू क्रेजी, मुझसे बात तो होती नहीं है, एज अ गेस्ट आई वाज सिटिंग क्वाइटली, मैं होस्ट कैसे करूंगी? ही सेड डोंट वरी, तुमसे तैयार होके बस मेरे साथ बैठ जाना, आई जस्ट वांट यू टू लुक नाइस, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। मैंने कहा चलो ये तो आसान काम है, इतना तो मैं कर सकती हूँ तैयार होके। मैंने कहा चलो कुछ नहीं करना ना, बस तैयार होके बैठना है, बैठो। मुझे क्या पता था जब मैं तैयार होके बैठूंगी तो डांट पड़ेगी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अच्छा ये तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे होता है कि जी कि हाँ बस ठीक है, अच्छी प्यारी लग रही, बैठ जाए, ओके बैठी रहे। भाई नहीं इस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया था, बट फिर आसिम ने मेरी ट्रेनिंग की, मुझे डांट के बुलवाया, बट डांटना भी वो जो फ्रेंडली वाला डांटना होता है कि सिखाने वाला, he wanted me to learn, तो he the credit honestly goes to Asim only because he was the one who thought of it. मैं कभी सोच भी नहीं सकती मैं होस्ट करूँ। He pulled me into it and then he taught me how. And he could have easily hired somebody else. Of course, but he was persistent. कि he said नहीं तुम करो, तुम आओ, नहीं तुम अच्छा, and he took it very lightly and he took it very slowly. अच्छा पहले नहीं तैयार हो जाओ, अच्छा नहीं तैयार हो गई, अब ब्रेक ले लो, अच्छा थोड़ा सा इतना ये बोल लेना, फिर you know थोड़ा क्रैक डाउन हुआ, नहीं अब ज्यादा बोलो, तो जैसे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। सबसे डिफिकल्ट गेस्ट कौन लगा आपको? डिफिकल्ट गेस्ट एज सच इन पर्टिकुलर मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकती कि बिकॉज आई हैव डन सो मेनी शोज, नाउ आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 4 years, आई कांट रियली थिंक ऑफ वन नेम। लेकिन हाँ वो गेस्ट बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि आपको भी पता होगा कि आप बहुत लंबा सा क्वेश्चन पूछें तो अच्छा ये हुआ तो आपने ये किया, तो आपका एक्सपीरियंस है, तो ये अब आगे बताइए कि आज के बाद आपने जो ये काम किया तो उसमें आप खुश हैं? जी ओह शूट, ये मैंने 5 मिनट का क्वेश्चन पूछा था, 5 मिनट का एक और क्वेश्चन बनाओ तो आगे से नो। वो वाले गेस्ट जो हैं बहुत मुश्किल लगते हैं क्योंकि टाइम नहीं गुजर रहा, क्योंकि वैसे ही मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल है। अब मैंने 5 मिनट लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप 5 मिनट लगा के जवाब तो दो प्लीज, यू नो हैव सम मर्सी ऑन मी, एटलीस्ट 5 मिनट का। अच्छा किसकी वाइब सबसे आप सेट पे एंजॉय करते हैं, किसके साथ आपको सेट पर काम करने का सबसे ज्यादा मजा आया हो? सबसे ज्यादा मजा बहुत सारे लोग हैं। मेल एक्टर्स में अगर मैं बताऊं तो अली अब्बास, उनसे दोस्ती भी बहुत है मेरी भी, सरहा की। आई सेकंड दैट। अली अब्बास के साथ बहुत मजा आता है, और आई थिंक जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं अली अब्बास उनकी हम साथ ही हैं। जी अली अब्बास यहाँ से हमारा काम भी होने। जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वसीम अब्बास साहब की बेटी की बात? जी बिल्कुल, उनके साथ बहुत मजा आता है। मैंने रिसेंटली काम किया था हानिया आमिर के साथ, उनके साथ तो बहुत मजा आता है, और मुझे प्यार हुआ था कि तो खैर पूरी कास्ट बहुत मजेदार थी। वहाज के साथ बहुत मजा आया, सबा कमर साहिबा के साथ बहुत मजा आया। सो अच्छा ही रहता है सबके साथ, बहुत अल्लाह का शुक्र है। कम लोग डिफिकल्ट मिले हैं वो अलग बात है, लेकिन कम लोग मिले, मेजॉरिटी ज्यादातर लोग अच्छे। मुझे भी आज तक सिर्फ एक डिफिकल्ट इंसान मिला है, जिसका फिर ये था कि जब वो आती थी तो मैं बिल्कुल चुप साइड हो जाती थी। नहीं साइड में अगर सीन है तो सीन तो है साथ, सीन तो बहुत करना होता है। और फिर वही ना कि इतना नेगेटिव वो एटमॉस्फेयर हो जाता है कि सब लोग ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो खाली मुझे नहीं अनकंफर्टेबल कर रही थी, उनकी वजह से सब अनकंफर्टेबल हो रहे थे। लेकिन यूजुअली यही हुआ है कि जिस सेट पे गए वो बहुत घर वाला माहौल, जी अच्छे लोग मिलते हैं, शुक्र है। तो बहुत सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे जो 3 पर्सनल फेवरेट्स हैं, एक ये अली अब्बास, बहुत मैंने अभी इनके साथ पहली दफा काम किया है, एंड बिकॉज आई एम नॉट वेरी टॉकेटिव, ही एंगेजेस यू। तो ऐसा आपको इंसान मिल जाए ना काम करने वाला, जो कि आप सीन पे बीच में अगर डल बैठे हुए तो आके कहते हैं नहीं इस बात का मुझे जवाब दो। आपको जगा देता है। वैसे ही नुमान इजाज एंड अली सफीना, दे आर एब्सोल्युटली, इनके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बहुत कम लोगों में ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जो इन तीनों में है, जिनके मैंने नाम लिए। बिल्कुल, और फिर ऐसे लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। आपकी सबसे मजेदार बॉन्डिंग किसके साथ हुई? मैंने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है, उसमें आमना मलिक है। वो ऐसे ही है कि अगर मैं थोड़ी हूँ थोड़ा खामोश रहती,
बट शी इज़ वेरी एक्टिव और हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो वो कैसे प्रोजेक्ट निकल गया नहीं पता चलता। बाकी अदरवाइज तो हर सेट पे आपका फैमिली वाला माहौल बन जाता है, आपका दिल चाहता है फिर सेट पे जाने का। एग्जैक्टली मजा आएगा। तो वो क्योंकि 12 घंटे आपने रहना है 7 दिन में, लेकिन वो महीनों तक चलता है प्रोजेक्ट। तो आप घर पे तो सिर्फ सोने के लिए आ रहे होते हैं, तो अगर आपके को एक्टर्स अच्छे हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आमना भी बड़ी प्यारी है, आमना ने होस्टिंग भी की हुई है, आमना ने ट्रांसमिशंस भी किए हुए, तो आमना बड़ी क्यूट है, मुझे खुद शी इज वेरी नाइस। मेरी बहुत अच्छी वाइब्स मैच हुई इसके साथ एंड वी हैड वेरी गुड टाइम। अच्छा, इतनी जल्दी वैसे राबिया, मैं पूछ रही थी शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी? भी शादी भी कर ली, फौरन आपने बच्चा भी पैदा कर लिया? मैं अभी इसको बोल रही थी, मुझे तो अभी भी छोटी लगती हो। फौरन बच्चा पैदा नहीं किया है, घर वाले कहेंगे ये क्या बातें हो रही है, मैंने 4-5 साल लिए हैं, अपना टाइम लिया है। मैं तो चाइल्ड मैरिजेस के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, तो ये क्या हुआ राबिया? हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। बस शादी ग्रेजुएट हुई और रेहान से मुलाकात हो गई और फटाफट हुई मुलाकात रेहान से। मेरे बेसिकली जो भाई हैं उनके दोस्त हैं रेहान, सो भाई की शादी थी तो फुल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन था। वो आए शादी में, हमने साथ डांस किया और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, उन्होंने रिश्ता भेज दिया, हमारी बात पक्की हो गई। डरे नहीं कि मैं अपने दोस्त की बहन के रिश्ता भेज रहा हूं? नहीं, डरना वरना कुछ नहीं। उन्होंने सबसे जो हायर अथॉरिटी है जाके पहले हाथ उधर डाला ना, दोस्ती अम्मी से की सबसे पहले। ये जो अथॉरिटी है ना, इसको सबसे पहले मुझे वो करना है। सो अम्मी से बड़ी अच्छी दोस्ती है, आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती है। सो जल्दी से चट मंगनी पट ब्याह कह सकते हैं एक तरह से। सारे क्यों पहले परवीन आपस से दोस्ती करते हैं? महम के बारे में भी मशहूर है कि महम ने पहले जाके परवीन आपस से दोस्ती कर दी, क्यों? क्योंकि बस अम्मा है हमारी और जितने कैरेक्टर्स हमने किए हैं ना, सबसे पहले अम्मा को बताओ। अम्मा सेट है तो बाकी सब सेट है। कैरेक्टर्स किए और जो इमेज है ना अम्मी की वो बड़ी कड़क है। सो जिस किस्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स वो हमेशा से करती आई हूँ, एक पॉइंट पे खुद बोलना शुरू की थी कि मेरे बच्चों को लड़कियां कोई नहीं देगा जो कैरेक्टर्स मैं करती हूँ। सो और हमसे लोग अम्मा को पहले मनाओ, अम्मा को पहले पकड़ो और इनको भटाओ। सो अम्मी खुद इस बात पे कंसर्न हो गई थी एक पॉइंट पे कि अब मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर करना चाहिए, मेरे बच्चों की शादियां नहीं होंगी। हमसे लोग पकड़ पकड़ के पूछते सुनो असली में ऐसे ही? नहीं भाई ऐसी नहीं है यार। मतलब वो एक्टर और एक्ट्रेस वो बहुत अच्छी इतना कन्विंसिंग करती है, मुझे सबको लगता है ऐसी होंगी। सो वो परसेप्शन जो है उसकी वजह से हर कोई समझता था कि पहले इनसे दोस्ती करनी है, उसके बाद कुछ और करना। वो मानेगी तो कुछ होगा। सो ये मानेगी तो ही कुछ होगा। और उसके बाद फिर माशाल्लाह से आपने कितना टाइम लिया बेबी के लिए? मैंने आराम से 4, 4.5, 5 साल लिए, मैंने भी रेहान ने भी, और हमने कहा कि जब हमें सही लगेगा तभी हम इंशाल्लाह बेबी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2 साल का होने वाला। तो पहले वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि देखिए हमें नहीं आइडिया होता, ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में हाँ आप इंतजार कर रहे होते हैं उसको देखने के लिए अपनी औलाद को, लेकिन जब वो आपकी गोद में आ जाता है आपको उस वक्त बदलता कि ओहो ये तो मुझे वो तो लाइफ ही कुछ थी जो मैंने पहले बिल्कुल ऐसे ही है, कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ है। और जब बच्चा आ जाता है और फिर उसके साथ जो चीज़ें और जिम्मेदारियाँ और जो काम आते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी नर्सिंग की। जो नर्सिंग पार्ट होता है और जो पहली दफ़ा माँ बनने के बाद जब आप नर्सिंग करते हैं, तो मैंने तो अपने घर वालों को मैंने कहा ये तो किसी ने नहीं बताया था मुझे कि ये भी होगा और ये इतना मुश्किल होगा। सो वो आप आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है एक माँ टाइम के साथ सीखती है सारी चीज़ें, लेकिन जो जॉय है ना, अपनी टेंशन है, अपनी परेशानियाँ, और पहली माँ जो होती है, पहली दफ़ा जो माँ बनती है औरत, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। नई नई चीज़ें, ओवरवेलमिंग फीलिंग अलग होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जो जॉय है इस चीज़ का वो आप भी डेफिनेटली समझती होंगी। बिल्कुल। अच्छा राबिया, क्योंकि एक कपल जो कि एक अच्छा वो 3, 4 साल 5 साल अपना आराम से टाइम लेता है, उनको आदत है भी कहीं भी उठ के चले गए, जब एकदम बच्चा हो जाता ना फिर वो एकदम वो कहते ओ हो। अच्छा, हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी ऑब्स्टिकल नहीं समझा अपने बच्चे को, ना अपने काम को लेके ना अपने लाइफस्टाइल को लेके। हम उठाते हैं उसको और हमें जहाँ जाना होता है हम लेके चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये है तो हम ये नहीं कर पाएंगे या ये है तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन इट कम्स टू आवर चाइल्ड, तो मैं और मेरे हस्बैंड एक टीम की तरह काम करते हैं। सो अगर मैं शूट पे हूँ तो वी मेक श्योर कि रेहान उसके पास है, रेहान शूट पे है तो आई मेक श्योर कि मैं उसके पास हूँ। हम अपना शेड्यूल इस तरह से रखते हैं। अच्छा, आपने नानी की तरफ छोड़ती हूँ? जैसे बिल्कुल छोड़ती हूँ, नानी की तरफ भी और दादी के पास भी। अगर मेरी और रेहान की साथ शूट है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मेरे हस्बैंड भी हैं, सो अगर हमारी साथ शूट है तो दादी
हमने उसके लिए हेल्प रखी हुई है छोटू के लिए। सो दादी के पास होता है, दादी अवेलेबल नहीं है तो नानी के पास, तो नानी और दादी के पास कैच कैच खेल रहे हैं। ये वैसे ना ये इट टेक्स अ विलेज टू रेज। ओह ये एब्सोल्युटली एक इंसान का काम इतना आसानी हो जाती है कि माने अगर आपकी माँ का घर जो है ना सेम सिटी में हो, अक्सर मैं बड़ी होती हूँ काश मेरी अम्मी का जो, मैं अपनी अम्मी का भी जिक्र करती हूँ, मैं अपनी सास का भी जिक्र करती हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मुझे वो कंफर्ट जोन दिया हुआ है कि आराम से तुम्हें जो करना है तुम करो, हम हैं इसको देखने के लिए। और ये सिर्फ ये कह देना और सिर्फ कह देने की हद तक नहीं है, वो करके भी दिखाती हैं और वो बहुत खुशी से करती हैं, बहुत प्यार से करती हैं। तो आपको भी अगर जब आप ये देखते हैं तो आपको भी एज माँ एक सुकून होता है कि चलो बच्चा सेफ हाथ में। हम बड़े अच्छे टाइम में जहाँ पे हमारी जो सासें हैं वो प्रोग्रेसिव सोच की अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। आप सोचिए मुझे मेरे घर में किसी ने गाड़ी चलाना नहीं सिखाई। शादी के बाद मेरी सास ने कहा एडमिशन लो और जाके गाड़ी चलाना सीखो, अब पैरों पे खड़ी हो, ड्राइवरों को चक्करे छोड़ो और अभी भी पैरों पे खड़ी हो। जो कहना शादी के बाद गाड़ी सीखनी है, शादी के बाद सीख लेना। तो राबिया मेरे भाइयों ने तो मुझे जितना पागल बनाया ना इस चीज को लेके। हम जब शादी से पहले मैंने सोचा कि मैं ड्राइविंग सीखती हूँ, मैं जाके ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन, क्या जरूरत है, हम है ना, हम सिखाएंगे। हम संडे को लेके, वो संडे आज तक नहीं आता। शादी के बाद मैंने कहा ड्राइविंग स्कूल, मेरे मियाँ ने कहा संडे को लेके चलूंगा, वो संडे आज तक नहीं आया। मेरी सास ने कहा बेटा ये संडे नहीं आएगा, तुम जाओ खुद जाके एडमिशन लो और जाके गाड़ी सीखो। उनकी वजह से मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच भी है और बहुत एम्पावरिंग होता है हमारे लिए ये देखना कि ये जनरेशन भी ऐसी सोच रखती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ हमारी माँ नहीं है, जो हमारी मदर इन लॉज भी है ना, वो अपने बहुत सारे ड्रीम्स हमारे थ्रू जी रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो हमें देख रही होती है ना कि हम अपनी जिंदगी में अच्छा करें तो वो बहुत खुश होती हैं और बहुत ओन करती हैं उस चीज। हाँ तो बस अल्लाह भी हमारी सासों को भी सलामत रखे। लोगों को पता नहीं लगता कि सास पता नहीं क्या चीज़ होगी, तो नहीं भी सास बहुत प्यारी चीज़ होती है। वो कहते हैं मर्द बहुत प्यारी चीज़ होती है। सासें बहुत प्यारी होती हैं। अच्छा आपके लिए कितना मुश्किल था जब आपने क्योंकि जब आपकी बेटी, जब आप बता रही थी कि बहुत छोटी थी, जब आपने सेपरेशन में आपने काम करना शुरू किया, सो आप उसको फिर मैनेज कैसे करती थी? बिकॉज वो टाइम भी बड़ा क्रूशियल होता है बच्चे। वही जैसे कि मैंने कहा कि मैंने शुरू से ही एक वक्त में एक प्रोजेक्ट किया। मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि मैं एक शूट से दूसरी शूट या फिर 10 दिन एक शूट पे 10 दिन दूसरी शूट पे। एक प्रोजेक्ट जब आप हैंडल कर रहे होते तो वही होता है कि महीने में 10-12 दिन आपने काम किया तो यू आर होम फॉर अबाउट 15 to 17 डेज। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उन 10-12 दिनों में या अगर कभी 15 दिन भी काम हो रहा है महीने में तो हर फादर वाज देयर, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट। लेकिन पेरेंट्स के हवाले से इसलिए इतनी, हालांकि वी ऑल लिव इन द सेम सिटी, इसलिए इतनी सपोर्ट नहीं थी क्योंकि मेरी अम्मी की भी एज ऐसी नहीं है कि वो अब छोटे बच्चे संभाल सके और ना कि मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी ऐसी एज थी। बट हैविंग सेड दैट शी इज़ अ वंडरफुल वुमन एंड आई स्टिल गो एंड मीट हर। और मज़े की बात यह है कि जब सेपरेशन के बाद मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, बिकॉज आई स्टिल मीट हर, शी इज सच अ स्वीट हार्ट। शी सेड कि कभी कोई मदर का रोल हो तो मुझे भी लेना। सपोर्टिव वो भी बहुत है, मतलब शी स्टिल वॉचेज ऑल माई प्लेज एंड देन शी टेल्स मी व्हेन आई सी हर कि मैंने तुम्हारा वो ड्रामा देखा, मैंने वो देखा। तो वही वाली बात आपकी कि माइंड सेट अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेसिव है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड मदीहा, एक था जो था ना ये कॉन्सेप्ट था कि जो मीडिया है उसमें ना लड़कियां जाएं। जैसे कि आपने कहा आपकी फैमिली में भी, हालांकि योर मदर वाज फ्रॉम द इंडस्ट्री, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस थी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एंड आई ओनली केम टू नो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। क्योंकि मैं ये एग्जैजरेशन नहीं कर रही, मैं ये इसलिए टीवी पे बैठ के नहीं कर रही क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा। आप देखें औरत जब घर से बाहर निकलती है ना काम करने के लिए तो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रही है। वो एक डॉक्टर होते हुए भी, एक बैंकर होते हुए भी, एक टीचर होते हुए भी, एक एक्टर होते हुए भी, अगर उसने कुछ ऐसी हरकत करनी है जो कि लोग अप्रूव नहीं करेंगे तो वो रिगार्डलेस ऑफ अ फील्ड इन अ प्रोफेशन वो कर लेगी क्योंकि वो उसकी मर्जी है। ये मीडिया और शोबिज़ वाले तो मुझे लगता है एमी जो है वो ज्यादा बदनाम है। और जिस औरत ने अपना, जो औरत समझती है कि मेरा ये ट्रैक है और मैंने इस ट्रैक पे रहना है, तो एक औरत के लिए अपनी लिमिट सेट करना विद हर बॉडी लैंग्वेज ओनली, शी डजंट इवन हैव टू से इट आउट लाउड, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता देती है। और मैंने इस इंडस्ट्री में अब तक ऐसा कोई नहीं देखा जो कि मेरी लिमिट्स को किसी ने ब्रीच करने की कोशिश की हो। देखिए वही वाली बात, जहाँ औरत घर से बाहर निकलती है काम के लिए, जब मर्द देखते हैं हो सकता है अप्रोच भी करते हों, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है ना, ये तो नेचर और ये हर इंडस्ट्री में हर जगह तो बड़ा अच्छा वो चीज़। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि लोग सफ़र नहीं करते, लोग सफ़र भी करते हैं, लेकिन दुआ ये कि अल्लाह करे कि जितने आप इस मामले में फॉर्चुनेट हैं, अल्लाह करे बाकी भी फॉर्चुनेट हो, उनको भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। थैंक यू सो मच अमीना आपका, थैंक यू सो मच राबिया, थैंक यू सो मच जिया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।